Welcome back to another calming chapter here on the Story Station. Today we continue the journey with part 2, filled with gentle narration, immersive atmosphere, and a smooth storytelling flow designed to help you relax and enjoy every moment. Put on your earphones, settle down and step once again into this unfolding world. Let your imagination breathe. Let's start the story, guys. Chapter. अपनी लाडली बेटी अन्वी को बाहों में भरकर रीता जी के मुख से लब बरस रहा था। वो हर पल उसे मेरी कीमती, मेरा बच्चा कहकर पुकार रही थीं। लेकिन जब उनकी नज़रें कार से उतरते विक्की मल्होत्रा पर पड़ी तो उनकी आंखें और भी ज्यादा चमक उठीं और उनका उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया। अरे विक्की, तुम अन्वी को सकुशल घर वापस ले आए। विक्की को देखकर वह इतनी खुश हो गई कि वो ये पूछना तो पूरी तरह ही भूल गई कि आव्या क्यों अन्वी के साथ एक ही कार में नहीं आई। रीता जी तेजी से विक्की की ओर बढ़ी और अत्यंत स्नेह से उसे घर के अंदर आने का न्योता दिया। संजय जी, जल्दी बाहर आइए, विक्की आया है। कोई जाओ और छोटे मालिक बेटे को बुला लाओ। आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस छोड़ने आया था। विक्की मल्होत्रा ने विनम्रता से मना करना चाहा, पर रीता शर्मा का उल्लास कम नहीं हो रहा था। फिर जब उसने देखा कि अन्वी के पिता संजय शर्मा भी उसका स्वागत करने आ गए हैं, तो विक्की ने तुरंत अपनी बात वापस ले ली। विक्की, मुझे वापस लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अन्वी शर्मा ने कृतज्ञता से कहा और विक्की मल्होत्रा के पास जाकर उसके कंधे से कंधा मिलाकर आलीशान बंगले की ओर चल दी। रात के आकाश के नीचे अन्वी का सुंदर चेहरा सितारों की रोशनी में नहाया हुआ बेहद प्यारा और शालीन लग रहा था। जैसे ही विक्की ने उसकी ओर देखा, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसके मन की सारी निराशा तुरंत हवा हो गई। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अरे, ये तो मेरे रास्ते में ही था। तुम्हें इस मामूली बात के लिए मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। जी, ज़रूर टिल्डा, अन्वी शर्मा ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए विक्की का साथ दिया। अकेलापन। उनके अंदर जाने से ठीक पहले विक्की मल्होत्रा को अचानक कुछ याद आया और उसने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। बंगले का आंगन जगमगा रहा था और नौकर चाकर पहले ही अन्वी शर्मा का सारा सामान अंदर खींच चुके थे। बस एक दुबली पतली नाजुक सी लड़की अकेली खड़ी थी। वो अपना भारी भरकम सूटकेस धीरे धीरे घसीट रही थी। रात के सन्नाटे में उसकी परछाई कुछ ज्यादा ही लंबी और अकेली लग रही थी। उसने अपना सिर झुका रखा था, जिससे उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, पर विक्की को उसमें एक अजीब सा सूनापन महसूस हुआ। अन्वी शर्मा ने विक्की को ठिठका हुआ देखा और उसकी निगाहों का पीछा किया। उसने होंठ भींच लिए और झट से विक्की की आस्तीन खींच ली। विक्की, तुम क्या देख रहे हो? चलो जल्दी अंदर चलें। विक्की मल्होत्रा होश में आया और सिर हिलाकर कहा, ठीक है। सब बैठक कक्ष में बैठ गए। बाहर की पतझड़ की ठंडी हवा के मुकाबले अंदर काफी गर्माहट और चहल पहल थी। अन्वी, वापसी की यात्रा थका देने वाली थी। कैसा मजा आया? क्या मैं आज रात तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ और रास्ते की मजेदार कहानियाँ सुन सकती हूँ? रीता शर्मा ने लाड जताते हुए पूछा। बिल्कुल माँ, रीता शर्मा ने अन्वी को सोफे पर बिठाया और खुद व्यस्तता से भागदौड़ करने लगी। उन्होंने तुरंत सहायकों को चाय बनाने और अन्वी की पसंदीदा भारतीय मिठाइयाँ और फल लाने का आदेश दिया। इस पूरे समय विक्की मल्होत्रा को संजय शर्मा और रीता शर्मा का भरपूर स्नेह और उत्साह मिला। मगर उसका क्या? विक्की चाहकर भी आव्या के अकेलेपन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। दो भाइयों का टकराव। तभी ऊपर से सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक लंबा चौड़ा युवक सर पे सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ आया। यह अन्वी का भाई आदित्य था। जैसे ही अन्वी शर्मा ने उसे देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वह तुरंत खड़ी हो गई और शालीनता से उसका स्वागत किया। नमस्ते भैया। आदित्य ने हल्के से हम कहकर लिविंग रूम पर एक नज़र डाली। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। माँ, आव्या कहाँ है? रीता शर्मा अन्वी को फल खिलाने में व्यस्त थीं। ये सवाल सुनकर उन्होंने चिढ़कर आंखें घुमाईं। मुझे क्या पता, वह बदतमीज कभी अपने हिसाब से चली।
है क्या? आदित्य ने कुछ और नहीं पूछा और सीधे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ गया। अन्वी शर्मा ने ये देखा तो दुख से उसकी मुट्ठियां भींच गईं। मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसने कहा, आदित्य भैया, क्या आप 1 मिनट रुक सकते हैं? मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूं जो आपको देना चाहती हूं। उसकी आवाज में उसे खुश करने की पूरी कोशिश थी, पर आदित्य ने मुड़े बिना ठंडे स्वर में कहा, उसे यहीं छोड़ दो, मैं बाद में देख लूंगा। इस रूखेपन से अन्वी शर्मा की आंखें नम हो गईं। पर मैं इसे अपने हाथों से आपको देना चाहती थी। जैसे उसने कुछ सुना ही न हो, आदित्य सीधे दरवाजे की ओर चलता गया। रीता शर्मा अपनी लाडली के साथ ये दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकी, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आदित्य, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए तोहफा लाई है? आदित्य ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अन्वी शर्मा उसे अपनी नम आंखों से घूर रही थी। वो अपनी पोशाक का किनारा पकड़े हुए थी, उसके चेहरे पर आशा और दयनीयता का भाव था। क्या तुम वापस नहीं आ रहे हो? संजय शर्मा ने नाराजगी से आदेश दिया। भैया, अन्वी शर्मा ने सिसकते हुए और भीगी आंखों से विनती की। जब सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे, आदित्य ने अपने होंठ भींच लिए। तभी उसे दरवाजे से घसीटने की आवाज सुनाई दी। एक दुबली पतली लड़की 27 इंच का एक विशाल सूटकेस खींच रही थी। वो उसे खींचकर सीढ़ियों के पास ले आई और मुश्किल से ऊपर ले जाने के लिए तैयार हुई। आदित्य ने भौहें सिकोड़ी, आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में पूछा, आव्या, क्या तुम इतनी मूर्ख हो? अगर तुम इसे उठा नहीं सकती तो मदद क्यों नहीं मांगी? आव्या अपना सूटकेस लेकर जा रही थी, तभी किसी ने उसे मूर्ख कहा। उसने उदास चेहरे से ऊपर देखा। ग्रे रंग की टी शर्ट में एक युवक था, जो रीता शर्मा जैसा दिखता था और उसे घूर रहा था। ये सूटकेस मुझे दे दो। तुम इतनी अनाड़ी क्यों हो? उसका चेहरा कठोर था और आवाज ठंडी थी। आव्या एक तरफ हट गई, अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर उसने आंखें घुमाईं और उससे भी ज्यादा ठंडी आवाज में कहा, जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने विशाल सूटकेस एक हाथ में आसानी से उठाया और सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसने सूटकेस को ऊपर धड़ाम से रखा और कुछ ही देर में कोने में गायब हो गई। आदित्य, उसके होंठ हल्के से फड़क उठे। लड़की उसके पास से बिना रुके निकल गई थी। उसका रवैया बेहद शांत, ठंडा और आत्मविश्वास से भरा था, उसमें जरा भी कमजोरी नहीं थी। आदित्य को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि आव्या बिना किसी की परवाह किए उदासीनता से लिविंग रूम से गुजर रही थी। रीता शर्मा ने तुरंत ताना मारा, अब तुम बहुत काबिल हो गए होगे। क्या तुम्हें वापस आकर अपनी माँ को प्रणाम करना भी नहीं आता? तुम्हारी जुबान चली गई है क्या? संजय शर्मा ने देखा कि विक्की मल्होत्रा की भौहें सिकुड़ गई हैं, तो उन्होंने तुरंत रीता शर्मा को चेतावनी भरी नजरों से देखा। बस, बहुत हो गया। बच्चे थक गए हैं, उन्हें आराम करने दो। तुम क्यों इतना बोल रही हो? अन्वी शर्मा सोफे से उठी और आव्या की पीठ की ओर देखते हुए बोली, आव्या, आओ, बैठो और कुछ खा लो फिर कमरे में जाना। अपना सूटकेस यहीं छोड़ दो, नौकर ले जाएंगे। उफ, उसकी बात पूरी होने से पहले ही सबने देखा कि आव्या ने एक हाथ से विशाल सूटकेस उठाया और सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ गई। वो कुछ ही क्षणों में कोने में गायब हो गई। आदित्य ने चुपचाप अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आज आव्या में उसकी सामान्य उदासी और खामोशी के अलावा कुछ अलग था। अन्वी शर्मा ने अजीब तरह से मुस्कुराया। वाह, किसने सोचा था कि आव्या इतनी ताकतवर है। अगर उसे खुद ले जाना है तो ले जाए। वो हमेशा ऐसी ही अजीब और गुस्सैल रहती है जैसे हम पर कोई एहसान कर रही हो। रीता शर्मा ने ठंडी सांस ली और अन्वी शर्मा के कंधे पर थपथपाते हुए उसे बैठने का इशारा किया। लेकिन इसके बाद अन्वी शर्मा का मन कहीं और था। एक माँ अपनी बेटी को सबसे अच्छी तरह समझती है। जब रीता शर्मा ने ये स्थिति देखी और देखा कि संजय शर्मा और विक्की मल्होत्रा भी अब उत्साह से नहीं बोल रहे हैं, तो उन्होंने अन्वी शर्मा को अकेले उसके कमरे में खींच लिया। जैसे ही वे अंदर गए, अन्वी शर्मा झट से अपनी माँ की बाहों में समा गई और उसकी आंखों से आंसू टूटे हुए मोतियों की तरह बहने लगे।
उसके कंधे हल्के से कांपने लगे और वह जोर से रो पड़ी। माँ, उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ मेरी अन्वी? रो मत। ओहो मेरी बच्ची, तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। रीता शर्मा ने अन्वी शर्मा की पीठ थपथपाई। बताओ क्या हुआ? क्या उस बदतमीज ने तुम्हें कुछ कहा? डरो मत, तुम मुझे सब बता सकती हो। मैं उसे सजा दिलवाऊंगी। जैसे ही अन्वी शर्मा ने खुद को रीता शर्मा की बाहों में छुपाया, उसकी आंखों में ठंडक की एक अजीब सी झलक दिखाई दी। अन्वी का आव्या को था। अन्वी ने अपनी आंखों के आंसू रोकते ही सिर ऊपर उठाया और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान ले आई। नहीं माँ, ये तो आव्या की गलती नहीं है। लेकिन वो जितना अधिक ये कहती, उतना ही अधिक रीता जी को लगा कि आव्या ने उसे जरूर तंग किया है। रीता जी को तुरंत बाहर जाकर आव्या से बात करने की इच्छा हुई। मैं अभी उस बददिमाग से पूछकर आती हूँ कि क्या वह बड़ों की इज्जत करना भूल गई है। माँ, रुको तो। अन्वी ने जल्दी से रीता जी को पकड़ लिया और उनका हाथ सहलाया। मैंने उससे कोई बहस नहीं की। मुझे बस आपकी इतनी याद आ रही थी कि मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। भले ही वह पहाड़ी रिजॉर्ट वाली घटना के बारे में अभी बताती, तो भी उसे कोई फायदा नहीं होता। वो अपने पापा और रीता जी को तो अपने पक्ष में कर सकती थी, लेकिन अभी उसका भाई तो अभी भी वहां था। अगर वह आव्या को परिवार से बाहर निकालना चाहती, तो बस चंद बातों से यह नामुमकिन था। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। चूंकि मामला ऐसा ही था, तो उसे इसके बारे में बात क्यों करनी चाहिए? तभी रीता जी ने अन्वी को उसकी ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकाला। ओह मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। रीता जी ने राहत की सांस ली और गर्व और खुशी से अन्वी को गले लगा लिया। आव्या, जो उनके लिए एक मनहूस थी, उसके विपरीत रीता जी मानती थीं कि अन्वी एक भाग्यशाली बेटी है जिसे भगवान ने उन्हें दिया है। बचपन से ही वह संस्कारी थी और हर काम में हमेशा मेहनत करती थी। उसके मार्क्स अच्छे आते थे और वो खासतौर पर किस्मत वाली थी। पहले जब भी रीता जी ताश खेलती थीं, तो उनके पत्ते बहुत ही खराब निकलते थे। फिर एक बार उन्होंने अन्वी को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। पहले तो कोई फर्क नहीं दिखा, जब तक उनके पत्ते और भी ज्यादा उनके फेवर में नहीं हो गए और उन्होंने लगातार जीत हासिल नहीं की, तब तक रीता को माजरा समझ नहीं आया। उसके बाद उन्होंने शक किया, लेकिन अन्वी को कुछ और बार साथ ले गईं। और वहां वो 10 में से 9 बार जीतीं। उन्हें ये भी लगता था कि अन्वी को आने वाली मुसीबतों का पहले से अंदाजा हो जाता है। एक बार संजय जी को एक बिजनेस मीटिंग के लिए जयपुर सिटी से बाहर जाना था, लेकिन छोटी अन्वी रोने लगी और जिद करके उन्हें जाने नहीं दिया। उस दिन बाद में उन्हें पता चला कि संजय के ऑफिस के रास्ते में एक भयानक कार दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना के समय के अनुसार अगर संजय जी उस दिन जाने की जिद करते, तो वह सीधे उसी में फंस जाते। हर बार जब वह उस घटना के बारे में सोचती, तो रीत जी खुद को भाग्यशाली मानती थीं कि उन्होंने एक अच्छी, समझदार बेटी को जन्म दिया है। हालांकि उम्र के साथ यह शक्ति कमजोर होती दिखी, लेकिन इसने अन्वी को रीता की लाडली बेटी बने रहने से नहीं रोका। वो मनहूस आव्या जैसी बिल्कुल नहीं थी। जब आव्या पैदा हुई थी, तब रीता जी को बहुत ज्यादा खून की कमी हो गई थी और उनकी जान जाते जाते बची थी। उसके आते ही कभी कुछ शुभ नहीं हुआ। अन्वी छोटी गुड़िया बहुत बेहतर थी। माँ और बेटी के कमरे में कुछ देर बातें करने के बाद अन्वी ने सुझाव दिया, माँ, मैं आव्या के लिए कुछ खाने को ले जाती हूँ। इतनी लंबी यात्रा करके आई है, मुझे लगता है उसे भूख लगी होगी। ये सुनकर रीता जी ने माथे पर बल पड़ने लगे। वह पागल नहीं है। अगर उसे भूख लगी है, तो क्या वह अपने लिए खाना नहीं खा सकती? उसे हर चीज में तुम्हें तंग करना ही आता है। क्या वह पागल है? ऐसा सुनते ही अन्वी की आंखों में एक चमक आ गई। उसने अपनी कोमल और मीठी आवाज को बनाए रखते हुए धीमे से कहा, ओह माँ, आव्या के बारे में ऐसा मत कहो। वो कितनी भोली है। मैं अभी जा रही हूँ। आपको नीचे जाना चाहिए और विक्की के साथ बात करनी चाहिए। वह बेचारा इतनी दूर मेरे साथ आया है। विक्की का नाम आते ही अन्वी के गाल शर्म से लाल हो गए और उसने अपनी आंखें झुका लीं। रीता जी सब समझकर मुस्कुराईं। उन्होंने प्यार से सिर हिलाया और अपनी बेटी की नाक
पर हाथ फेरते हुए कहा, जल्दी से खाना लेकर उसके पास जाओ। खाना खाकर फौरन नीचे आना और विक्की से बातें करना। विक्की कितना अच्छा लड़का है, तुम्हें ध्यान रखना होगा। हाँ माँ, मैं समझ गई। अन्वी ने हाथ हिलाया और जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। फिर वह नीचे गई, कुछ मिठाइयाँ और फल उठाए और गलियारे के अंत में चली गई जहाँ आव्या का कमरा था। चूंकि कोई उसे नहीं देख रहा था, इसलिए उसने तुरंत अपना अभिनय रोक दिया और लापरवाही से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक क्लिक की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर खड़ी लड़की के बाल कंधों तक गीले थे। बाथरूम की भाप से उसकी पलकें नम थीं। उसने सिर झुकाया तो उसके छोटे से चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। उसने अन्वी को देखते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? अन्वी ने थाली उठाए और कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ और मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। आव्या ने चुपचाप अपनी बहन को देखा और अपना शरीर दरवाजे से थोड़ा सा घुमा लिया। अन्वी ने मुंह बनाया और आव्या को धक्का देकर आगे किया और लापरवाही से प्लेट को कंप्यूटर टेबल पर रख दिया। एक राजकुमारी की तरह सजे धजे उसके बेडरूम की तुलना में आव्या का कमरा किसी अतिथि गृह के कमरे जैसा था। सफ़ेद अलमारी और हल्के नीले रंग की चादरें। कमरे में नज़र दौड़ाने पर मेज के अलावा कोई बड़ी चीज़ नहीं दिखती थी। आव्या की तरह ये कमरा भी फीका और उबाऊ था। बोलो। आव्या ने लापरवाही से अपने बाल तौलिए से ढक लिए, क्योंकि उसके बालों के सिरों से पानी उसके कॉलरबोन पर टपक रहा था। उसकी नाक नुकीली थी, होंठ छोटे और लाल थे और आंखें काली थीं। वह गंभीर भाव से बोल रही थी। अन्वी ने आंखें घुमाईं और आव्या की ओर देखा। उसे आखिरकार घर की बड़ी बेटी होने का सम्मान वापस मिल गया था। एक जहरीली भरी मुस्कान के साथ उसने कहा, आव्या, मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। हम पहले भी साथ नहीं रहते थे क्या? अगर तुम सीधी सादी बनी रहोगी और चुपचाप रहोगी और पहले जैसी बन जाओ, तो सब ठीक रहेगा। मेरी बात मानोगी तो फायदे में रहोगी। इस घर में तुम्हारी जगह बनी रहेगी। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगी? आव्या ने अपनी नम पलकें उठाईं और मासूमियत से पूछा, आपकी बात मानने का क्या मतलब है? ये देखकर कि वह नासमझ बनने का नाटक कर रही है, अन्वी खींचकर हंस पड़ी। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मेरा मतलब है कि तुम जैसी थी वैसी ही रहो और नोमल पहले जैसी बन जाओ। अगर तुम पूरी तरह नजर न आओगी तो और भी अच्छा होगा। अच्छा ऐसा है। आव्या ने अपनी जीभ चिढ़ाई और अपने बाल झटकते हुए अन्वी की ओर चलने लगी। अन्वी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह पहाड़ी रिजॉर्ट वाली घटना की याद आ गई जिससे डर के उसने एक कदम पीछे हट गई। आव्या को धमकी भरी नजरों से देखते हुए उसकी पीठ मेज के किनारे से टकराई। आव्या, हम अभी भी अपने घर में हैं। अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत की तो तुम्हारी खैर नहीं। धम्मा। आव्या ने आंखें झपकाईं, एक पैर उठाया और मेज की कुर्सी पर रख दिया, जिससे अन्वी एक छोटी सी जगह में फंस गई। वह अभी भी मासूम दिख रही थी। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, लेकिन मैं अभी अपनी मर्जी की मालिक हूँ। लोग बदलते हैं। मुझे नोमल बने रहने से नफरत है। इसलिए मुझे माफ करना दीदी, लेकिन मैं अदृश्य नहीं रह सकती। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, उसके होंठ खुले हुए थे और वह अन्वी की ओर देखकर प्यारी मुस्कान दे रही थी। उसके होठों पर माफी के शब्द थे, लेकिन उसकी आंखों में घमंड छिपा नहीं था। तुम। अन्वी गुस्से से लाल हो गई। आव्या ने उसे सचमुच डरा दिया था। उसने आव्या को धक्का देने के लिए अपना हाथ उठाया और गुस्से में हंस पड़ी। वाह, बहुत बढ़िया। चूंकि तुम खास हो, तो चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। चलो देखते हैं कि माँ और पिताजी किसे अधिक प्यार करते हैं। वह अपने माता पिता की नज़रों में हमेशा के लिए सबसे लायक बेटी थी। अगर कोई भी उसकी जगह छीनने की कोशिश करेगा तो वह चुप नहीं बैठेगी। जैसे ही उसने अन्वी को गुस्से में जाते देखा, आव्या ने खुशी से हाथ हिलाया और मिश्री जैसी मीठी आवाज में कहा, शुक्रिया दीदी। जरा संभल कर जाना टिल्डा। फिर वह मिठाइयों की ओर मुड़ी और एक मिठाई आराम से अपने मुंह में डाल ली। कितनी स्वादिष्ट है। वो खुशी से मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें नम थीं।
रीता जी ने कई बार सीढ़ियों की ओर देखा और अब जाके उन्होंने अन्वी को नीचे आते देखा। उनकी आंखें तुरंत चमक उठी। अनु, अन्वी का लाड़का नाम, आओ बैठो। आदित्य ने अन्वी के पीछे देखा, जहां कोई भी नहीं था। आव्या उसके साथ नीचे नहीं आई थी। विक्की, महीने के अंत में एक छोटी सी एग्जाम होगी। तुम्हारे मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं। जरा हमारी अनु का भी ध्यान रखना, रीता जी ने प्यार से कहा। नेक्स्ट चैप्टर, तुम मेरे भाई नहीं हो। योजक चिन्ह। चैप्टर 13, तुम मेरे भाई नहीं हो। आप मेरी बहुत तारीफ कर रही हैं, रीता आंटी। अन्वी के परिणाम हमेशा ही अच्छे रहे हैं। प्रिंसिपल ने भी सबके सामने उसकी तारीफ की थी, विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, विक्की, तुम तो क्लास में टॉप करते हैं। तुम्हारी तुलना में मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। अन्वी ने अपने बाल कान के पीछे किए और विक्की को अपनी चमकती हुई नज़रों से देखा। जीन्स से उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई। विक्की एक पल के लिए अन्वी को देखते हुए उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। ये देखकर रीता जी और संजय जी ने एक दूसरे को देखा तो उनके आंखें संतोष से मुस्कुराए। तभी आदित्य अचानक खड़े होते हुए बोला, ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, और सीढ़ियों पर चढ़ गया। रीता जी ने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, आदित्य, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी आदित्य ने अपनी माँ से कहा कि मैं आव्या से मिलने जा रहा हूँ। ये कहकर वह पलटकर देखे बिना चला गया। अन्वी ने ये देखा और बस अपना निचला होंठ काट लिया। आव्या के रूम में ठक ठक। आव्या बाल सुखाने के बाद आईने में खुद को देख रही थी। उसकी लंबी काली जुल्फें, उसकी नाजुक सी शक्ल, वो किसी खूबसूरत गुड़िया जैसी लग रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह चिढ़ गई। उसे लगा कि अन्वी फिर से परेशान करने आई होगी। उसने दरवाज़ा खोला और बिना देखे ही बोलने लगी, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम कितनी परेशानी करने वाली हो? तुम क्यों बार बार? वो अभी आगे बोलने ही वाली थी कि तभी उसने सामने खड़े युवक को देखा और पूछा, तुम? आदित्य ने उसकी आवाज़ सुनी, जो अभी गुस्से में भी। उसकी आवाज़ किसी प्यारी सी सहमी हुई बिल्ली जैसी थी। वह हंस पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, क्या मैं नहीं आ सकता? आव्या, लगता है कुछ दिनों से तुम बाहर क्या रही? तुम्हारा तो गुस्सा बहुत बढ़ गया है। आव्या चुपचाप उसे अपनी गहरी आंखों से घूरती रही। अरे, आदित्य ने अजीब सा महसूस करते हुए पूछा, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। क्या तुम मुझे भाई नहीं कहोगी? आव्या ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम मेरे भाई नहीं हो। ऐसा सुनते ही आदित्य शौक हो गया। क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ? आव्या, मेरे साथ बाहर आओ। क्या अन्वी ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है कि तुम पागल हो गई हो? आदित्य ने उसे तीखी नज़रों से देखा। ये सुनकर आव्या जोर से हंस पड़ी। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि मैं परेशान हूँ? तुम अन्वी के भाई हो, मेरे नहीं। मेरा भाई अगर मुझे दुखी देखता तो चुपचाप किनारे पर बैठकर नहीं देखता। आदित्य हैरान रह गया जब उसने आव्या की आंखें को गर्व से चमकते देखा। ईर्ष्या से भरकर आदित्य ने आव्या से पूछा, क्या तुम्हारा कोई और भी भाई है? जवाब में दरवाज़ा उसके चेहरे पर बंद हो गया। साथ ही अंदर से आवाज़ आई, इससे आपको कोई मतलब नहीं। फक। आदित्य ने हंसते हुए सिर हिला दिया। आदित्य ने बाहर से ही आव्या को कहा, गुस्सा दिखाना अच्छा है, इससे तुम रोज रोज परेशान नहीं होगी। आव्या अपने रूम में कंप्यूटर टेबल पर चली गई। उसका लैपटॉप खुला था और स्क्रीन पर सबसे ज्यादा गतिविधि रोहन कपूर के फैन क्लब ग्रुप्स में थी। उसे रिया राव के दर्जनों मैसेज आए थे जो रोहन कपूर की सुंदरता पर मरी जा रही थी और आव्या से तस्वीरें एडिट करने के लिए कह रही थी। आव्या ने फोल्डर देखा। रोहन कपूर की तस्वीरें आकर्षक थीं, पर उसने सोचते हुए होंठ चाटे, ठीक है, पर मेरे होठरी जितना सुंदर नहीं है। उसने बिना किसी उत्साह के रिया को मैसेज किया कि वह ये काम नहीं कर रही और किसी और को ढूंढ ले। रिया ये पढ़ के गुस्सा हो गई, पर आव्या अपनी बात पर अड़ी रही। माफ करना, मेरा दूसरा पति है, अब मैं उसकी फैन नहीं रही। ये सुनकर दूसरी तरफ सन्नाटा हो गया। जब रिया ने पूछा कि क्या उसे सदमा लगा है, तो आव्या ने गर्व से लिखा, मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। क्या तुमने किसी को एक नज़र देखकर जिंदगी भर प्यार करते सुना है? रिया ने हार मान ली।
उसने पूछा कि आव्या को वह नया हीरो कहाँ मिला। तभी आव्या ने सोचा कि क्या ये मेरे होटरी को चुराना चाहती है। आव्या ने आंखें सिकोड़ ली और तुरंत रिया को फ्रेंड लिस्ट से हटा दिया। रिया रोने लगी। उसे आव्या के एडिटिंग स्किल की ज़रूरत याद आई। उसने तुरंत दोबारा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और शर्त भी डाल की, मैं मजाक कर रही थी। मैं तुम्हारी कोई टक्कर नहीं करूंगी। प्लीज़ फोटो एडिट कर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। आव्या ने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और पैसे की बात पर काम करने पर राजी हो गई। आव्या ने जल्दी से कुछ तस्वीरें एडिट की और उसे भेज दी। रिया खुशी से चिल्ला उठी और झट से वह तस्वीर ग्रुप चैट में डाल दी। ग्रुप में तुरंत हंगामा मच गया। रिया ने सबको बताया कि आव्या ने एक नया हीरो ढूंढ लिया है और वह अब रोहन कपूर की फैन नहीं रही। ऐसा मैसेज आते ही सब आव्या को मैसेज करने लगे। तभी आव्या ने ग्रुप में आकर इस बात को खत्म की, मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरे पति सबसे सुंदर हैं। अगले दिन आव्या दरवाजे पर किसी के खटखटाने से उठी। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर अन्वी पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। अन्वी ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, आव्या, क्या तुम आज क्लास जाना भूल गईं? आव्या उसे अनदेखा करके नीचे चली गई। रीता जी ने उसे देखते ही ताना मारा, क्या समय हो गया है? क्या तुम अभी जाग रही हो? जब तुम्हारे मार्क्स तुम्हारी बहन जितने अच्छे नहीं हैं, तो और ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करती? आव्या मेज पर गई, एक सैंडविच लिया और रीता जी को रहस्यमय मुस्कान के साथ देखा, शायद मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ। आव्या के शब्दों से रीता जी का दम घुटने लगा। आव्या अपना बैग उठाकर दरवाजे से बाहर निकल गई। तभी आदित्य ने शांति से दूध का घूंट लिया। माँ, वह सही कह रही है। आप डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा लेती? हो सकता है आव्या सचमुच आपकी बेटी न हो। रीता जी ने आदित्य को घूरा। आदित्य खड़े होते हुए बोला, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। रीता जी ने गुस्से में मेज पर हाथ पटक दिया। अन्वी तुरंत अपनी माँ के पास गई और उनकी पीठ थपथपाई। रीता जी ने कहा, मेरी अन्वी ही सबसे अच्छी है। फिर उसने आव्या को चेतावनी दी, आव्या, स्कूल में ढंग से रहना। अगर तुमने अपनी बहन को परेशान किया तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। आव्या ने उन्हें अनदेखा कर दिया। कार में अन्वी के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए जब उसने आव्या के फोन पर नजर डाली। आव्या, क्या तुम फिर से रोहन कपूर को देख रही हो? मैंने उसे पिछली बार आदित्य भाई के ऑफिस में देखा था। मैं अगली बार उनसे ऑटोग्राफ मांगने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आव्या ने अपना सैंडविच का आखिरी निवाला निगल लिया। फिर उसने अन्वी की तरफ देखा और एक बड़ी सी मुस्कान बिखेरी। ठीक है, कुछ ज्यादा ही मांगना। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो रोहन कपूर के फैन हैं। करीब 50 तो होंगे ही, ज्यादा नहीं। बहन, तुम तो इतनी काबिल हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? मालकिन की सिखाई बातें कमाल हैं। चैप्टर 14 मालकिन की सिखाई बातें कमाल हैं। अन्वी के होंठ हल्के से फड़क गए। आव्या, तुम सचमुच कितनी लालची हो। उसका असली इरादा तो ये बताना था कि वह रोहन कपूर को जानती है। उसे क्या पता था कि आव्या उसे बहकाकर 50 ऑटोग्राफ मांग लेगी। आव्या ने उदास होकर उसकी तरफ देखा, तो तुम यह नहीं कर सकती। आव्या दिखने में नाजुक और खूबसूरत थी। जब वह हंसने के लिए अपना सिर नीचे करती तो उसका चेहरा इतना मनमोहक लगता कि किसी का भी दम घुट जाए। अन्वी को पता था कि यह उसके लिए एक जाल है। उसने अपने दोनों हाथ की मुठ्ठियां भींच ली और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर भी उसने आव्या को हंसते हुए कहा कि ये तो बस कुछ ऑटोग्राफ ही हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं भी तुम्हारी तरह सेलिब्रिटी का ऑटोग्राफ लाना कोई पहाड़ चने जितना मुश्किल लक्ष्य समझती हूँ क्या? गाड़ी रुकी तो उसमें से अन्वी बाहर निकल गई। मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें वो ऑटोग्राफ दे दूंगी, उसने बड़ी सहजता से कहा। आव्या कार में बैठी रही। जब कार की धीमी रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी तो वह हंस पड़ी। उसकी निगाहें पूरी तरह शांत थीं। जयपुर एक्सपेरिमेंटल हाई स्कूल, सीनियर कक्षा 12 सी। रोज का प्रेयर का टाइम खत्म हुआ और छात्र अपनी कक्षाओं में लौट आए। जूही लिपस्टिक लगा रही थी जब प्रिया ने उसके पास आके पूछा कि जूही, क्या तुम सच कह रही थी कि आव्या पिछली बार पागल हो गई थी?
उसकी आवाज ऊंची थी और उसमें गहरी जिज्ञासा थी। जूही ने आंखें घुमाई और खिड़की के पास वाली पिछली पंक्ति की सीट पर नजर डाली। वो खाली थी। उसने होंठ को सिकोड़ते हुए उसने कहा, जाहिर है तुम देख नहीं सकती कि वो क्लास में नहीं आई। वो तो एक बेवकूफ़ है, अगर वह आएगी तो हमारी क्लास का नाम और खराब करेगी। अच्छा है कि वह यहाँ न आए। ऐसे में क्या ये भी सच है कि उसने अपनी बहन को मारने की कोशिश की थी? अगर यह सच है तो उसकी हालत बहुत गंभीर है। क्या उसे पागलखाने में भर्ती नहीं करा देना चाहिए? अब जब तुमने उसकी बात का जिक्र किया है तो मुझे हमेशा से ही उसमें एक अजीब सा और डरावना एहसास होता रहा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह ऐसा कुछ कर ले। उसके बगल में बैठी लड़की ने अपनी बाहें रगड़ते हुए और कांपते हुए कहा। हाँ, उसे वहीं पागल खाने भेज देना चाहिए। अन्वी के सामने तो वह कुछ भी नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई विक्की पर डोरे डालने की? उसी समय उसे धक्का लगा तो उसने ऊपर देखे बिना कि वो कौन था। उसने कहा कि कौन है जो देख के नहीं चल रहा? दिख नहीं रहा कि मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। हम उसके सिर के ऊपर से एक तेज और जिंदादिल आवाज सुनाई दी, बोलती रहो। मैं भी सुनना चाहती हूँ। मैं किसको पाने का लालच कर रही हूँ? जूही ने डर के मारे अपना सिर उठाया तो दो चमकती आंखें दिखाई दी। उसने आव्या को देखते ही चिल्लाते हुए कहा कि आव्या, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मेरे पीछे छिपकर मेरी बात कैसे सुन सकती हो? क्या तुम्हें छुपकर सुनने की आदत है? तभी धम्म की आवाज सुनाई दी। आव्या ने मेज पर हाथ पटकते हुए धमकी भरे अंदाज में कहा, क्या दूसरों पर इल्जाम लगाकर अपना गुनाह छुपाना आजकल का फैशन बन गया है? सबने देखा तो जूही की नजरें घूमने लगीं। उसने आव्या से कहा कि क्या मैं गलत थी? तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो। अन्वी के सामने तो तुम उसके जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विक्की से चिपकने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके लायक हो? अगर मैं नहीं हूँ तो क्या तुम हो? आव्या ने मासूमियत से अपनी हथेलियां फैला दी और उससे बहस करना बंद कर दिया। वो उसकी जगह पर खड़ी रही। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लटक रहे थे। उसके शरीर पर काले सूट जैकेट और स्कर्ट ने उसकी कमर को पतला और उसकी टांगों को लंबा दिखाया। वो मुड़ी और अपनी सीट की ओर चल पड़ी। तभी उसे कुछ याद आया और वो पलट गई। वैसे मुझे याद है कि तुम्हारी माँ ने शुरुआत में एक रखेल के रूप में काम किया था, है ना? तभी जूही ने चिल्लाते हुए कहा। आव्या। जूही ने अपने हाथों को मेज पर पटक दिया और आव्या को घूरने के लिए खड़ी हो गई। आव्या की धुंधली आंखें सिकुड़ गईं। उसने कहा कि लगता है एक मालकिन द्वारा सिखाए गए मूल्य हम जैसे आम लोगों की समझ से परे हैं। मुझे डर है कि घोड़ा भी आपके खुले विचारों वाले सिद्धांतों को नहीं समझ पाएगा। ये वाकई तारीफ के काबिल है। आव्या धीरे से बोली। उसकी आवाज धीमी और नर्म थी, लेकिन हर एक शब्द ने जूही के दिल को सीधे चोट पहुंचाए। कक्षा में हंसी की गूंज उठी। जूही की आंखें गुस्से और शर्मिंदगी से लाल थीं। आव्या, तुम्हारा क्या मतलब है? मालकिन कौन है? अपनी बात समझाओ। वो दौड़कर आई और आव्या की कलाई पकड़कर उससे सवाल करने लगी। टस्क। आव्या उत्सुकता से अपनी गहरी आंखों से देखने लगी। हम सब सच जानते हैं। अपनी माँ की सबके सामने आलोचना करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार उसने तुम्हें जन्म दिया है। एक इंसान को कृतज्ञता दिखाना आना चाहिए। वो मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराई क्योंकि उसके गालों पर दो गड्ढे पड़ गए थे। आव्या, तुम कुतिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जूही की आंखें लाल हो गईं और उसने गुस्से से अपना हाथ आव्या की ओर घुमाया। थपाक। आव्या ने आसानी से उसका हाथ पकड़ लिया, अपनी नजरें नीची कर ली और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। चूंकि तुम्हारा मुंह इतना गंदा है, मुझे इसे तुम्हारे लिए साफ करने में कोई आपत्ति नहीं है। आव्या के लाल होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने जूही की कलाई पकड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसने लापरवाही से पकड़ रखा हो, लेकिन जूही का चेहरा दर्द से चीखते हुए पीला पड़ रहा था। चूंकि तुमने मुझे ठीक से सुना नहीं, तो मैं अपनी बात दोहराती हूँ। उसकी गोरी उंगली जूही की आंखों के सामने आ गई और वह मासूमियत से हंस पड़ी। तुम्हारी माँ एक रखेल है और तुम भी रखेल की तरह सोचती हो। तुम मुझे घूर क्यों रही हो?
तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकती। जूही ने आव्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसके माथे से पसीना टपक रहा था और उसकी हड्डियां मानो आव्या की पकड़ में कुचल जाएंगी। लेकिन आव्या का भाव पूरे समय शांत रहा। जूही की आंखें नम हो गईं और उसने दांत पीसते हुए कहा, आव्या तुम जरा रुको, हम में से केवल एक ही बचेगा। वाह, मैं तो बहुत डर गई हूँ। आव्या ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। जूही को इसकी उम्मीद नहीं थी और वह धाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने नाजुक हाथ पर फूंक मारी और मासूमियत से रोने लगी। तभी आव्या ने कहा कि क्या हुआ, तुम तो बिल्कुल अभिनेत्री हो, क्या मैं इतनी मजबूत हूँ? सबने जूही को देखा और देखा कि वह अपनी कलाई पके हुए दर्द से कांप रही है। रोते हुए उसने आव्या पर चिल्लाने के लिए हर एक गाली का इस्तेमाल किया जो उसे याद आ रही थी। लेकिन सब हैरान थे। आव्या इतनी नाजुक और दुबली पतली थी, जरा सी पकड़ से कोई दर्द से कैसे रो सकता था? क्या वो ओवर एक्टिंग नहीं कर रही थी? जब वे ये तमाशा देख रहे थे, अपनी मेज पर आराम कर रहा एक लड़का आखिरकार अपना सिर उठा लिया। उसकी आंखें नींद से भरी थीं, लेकिन उसकी निगाहों में दुश्मनी थी। उसने अपने बाल पके होठों से एक गाली निकाली और सामने रखी मेज पर लात मारी। मेज जोर से गिर पड़ी। कक्षा में सभी लोग डर गए, लेकिन जैसे ही वे अपना आपा खोने ही वाले थे, उन्हें एहसास हुआ कि डेस्क पर कौन बैठा है और वे तुरंत चुप हो गए। भाड़ में जाओ। उसकी आंखें उदास थीं। क्या घर पर कोई मर गया है क्या? तुम स्कूल में क्यों रो रही हो? जब जूही ने सुना तो उसके कंधे कांप गए और उसने डर के मारे अपने आंसू रोक लिए। उसने आंखें उठाईं, पीछे की पंक्ति में बैठे कठोर चेहरे वाले दुश्मन लड़के शान शुक्ला की ओर देखा और दुखी होकर बोली, शान भाई, आव्या ही तो झगड़ा कर रही थी। पफ, आव्या हंस पड़ी। शान ने भौहें चाईं और उसकी नजर आव्या पर पड़ी। उसके हाव भाव अच्छे नहीं थे। आव्या ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा उग्र और ठंडा था, लेकिन उसने उसे प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, सहपाठी, तुम बहुत उग्र हो। जैसे ही उसने यह बात कही, सभी को लगा कि माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया है। जूही ने मौके का फायदा उठाया, शान भाई, वो तो तुम्हें भी भड़का रही है। अगर वो अपने सहपाठियों को परेशान कर सकती है, तो और क्या नहीं करेगी। पूरा स्कूल जानता था कि कक्षा 12 सी पाने के लिए सबसे खराब कक्षा थी क्योंकि इसमें सबसे बिगड़े हुए छात्र थे। अक्टूबर का महीना था और मौसम अस्थिर था। उस दिन मौसम अच्छा था और खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। शान ने अपनी जीभ अपने गाल के अंदरूनी हिस्से पर फिराई और जोर से सिर घुमाकर कुछ सेकंड तक जूही को मजे से घूरता रहा। उसकी नजरें उस पर पती देख उसने ठंडी और कर्कश आवाज में कहा, क्या तुम्हें जवाब देना नहीं आता? क्या तुम उम्मीद करती हो कि मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारा साथ दूंगा क्योंकि उसने तुम्हें थोड़ा उकसाया था? तुम्हारा रूप उतना अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारी कल्पना जरूर अच्छी है। उसने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा। ये कहने के बाद उसने अपने रास्ते में आ रही कुर्सी को लात मारकर हटा दिया, अपने हाथ जेबों में डाल लिए और कक्षा से बाहर चला गया। शान भाई, क्लास शुरू होने वाली है। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा इंतजार करो। अमन, जो शान के साथ पिछली पंक्ति में बैठा था, उसे जाते हुए देख रहा था। कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध, वह तुरंत वास्तविकता में आया और उसके पीछे भागा। लेकिन मानो उसकी आंखें उसके सिर के पीछे हों, शान ने अपनी कर्कश और गुस्से भरी आवाज में कहा, मैं सोने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम सब साथ सोना चाहते हो? ये सुनकर अमन तुरंत वहीं रुक गया। उसने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। बेवकूफ। शान ने होंठ थोड़े से खोले। फिर बिना पीछे मुड़े उसने अमन की तरफ अपनी बीच वाली उंगली उठा दी। लेकिन अमन परेशान नहीं हुआ। उसने शान से कहा, अलविदा शान भाई, कृपया अपना ध्यान रखना शान भाई। जैसे ही शान और अमन वहां से चले गए, कक्षा में तुरंत ही गहमागहमी शुरू हो गई। प्रिया ने आव्या की तरफ देखा जो अपनी पाठ्यपुस्तक पलट रही थी। वह अपने होंठ काटते हुए वह जूही को उठाने के लिए आगे बढ़ी। कक्षा में सभी छात्र मौजूद थे,
कोई भी सामान्य परिवार से नहीं था। जैसे ही जूही अपनी कलाई पकड़ी और खड़ी हुई, उसने सभी को उत्साह से बातें करते सुना। वाह, क्या शान भाई आव्या के लिए बोल रहे थे। भले ही वह नींद से जाग गया था, उसने किसी को नहीं मारा। छी, क्या तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। शान भाई कभी लड़कियों को नहीं मारता, ठीक है। लड़कियों में से एक ने तो हाथ से अपने गाल पकड़ लिए और छेड़खानी भरे अंदाज में कहा, ओह टिल्डा, शान कितना हैंडसम है। जब जूही ने ये सुना तो उसको बहुत बुरा लगा। आमतौर पर स्कूल में उसका काफी दबदबा होता था, लेकिन इस बार उसे सबके सामने थप्पड़ मारा गया और शान ने उसके साथ अपमानजनक शब्द भी जोड़ दिए। जूही को लगा कि वह मर जाएगी। जूही, क्या तुम ठीक हो? प्रिया ने पूछा। क्या मैं ठीक लग रही हूँ? जूही ने गुस्से से प्रिया का हाथ झटकते हुए कहा। जैसे ही वह खड़ी हुई, वह चलने लगी। आव्या के पास से गुजरते हुए उसने उस पर एक नज़र डाली और कहा, आव्या, बेहतर होगा कि तुम कक्षा में ही रहो और बाहर मत जाओ, वरना देखो मैं तुम्हें कैसे मारती हूँ। अगर संजय अंकल और रीता आंटी आव्या से उतना ही प्यार करते जितना अन्वी से करते थे, तो जूही उसे मारने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करती। लेकिन वो तो एक उपेक्षित बच्ची थी, उसे डर क्यों लगता। आव्या ने अपनी कलम थामी और अपनी पतली लटों के नीचे आंखें गड़ा दी। धीमी आवाज में उसने मासूमियत से कहा, मुझे भूख लगी है। उसकी बेखबर अभिव्यक्ति देखकर जूही के दांत पीस गए। वह हाथ हवा में उछालते हुए कक्षा से बाहर निकल गई। अमन इस बात को सुनकर दे से मंत्रमुग्ध हो गया। वह 2 कदम पीछे हटा, अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए आव्या की मेज पर झुक गया। आव्या, जूही ने कहा है कि तुम पागल हो गई हो। इस पर तुम क्या कहोगी? आव्या ने चुपचाप अपना सिर घुमाया और अमन की आंखों में देखा। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और उसके आधे चेहरे को रोशन कर रही थी। उसकी त्वचा इतनी गोरी थी कि पारदर्शी लग रही थी, और वह आड़ू की तरह नाजुक और कोमल लग रही थी। अमन का मुंह खुला का खुला रह गया और वह अचंभित हो गया। तभी कुछ टकराने की आवाज आई। वीणा वादक के लिए स्तुति क्या है? चैप्टर 15, वीणा वादक के लिए स्तुति क्या है? एक किताब हल्के से अमन के सिर पर लगी। वो कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उस लड़की की तेज और बेपरवाह आवाज सुनाई दी। वह आव्या की आवाज थी जो अमन से कहा रही थी, मुझसे दूर ही रहना, ठीक है। अमन तो बस हक्का बक्का रह गया। ये हफ्ते का पहला दिन था और आव्या ने आते ही क्लास में सबको हैरान कर दिया था। जब टीचर्स आए तो किसी ने यह नहीं पूछा कि कौन नहीं आया है। वर्मा सर, जिनके सिर पर बाल कम थे, अपनी किताब में सिर रखकर सबको समझाए जा रहे थे। ज्यादातर बच्चे क्लास में सो रहे थे, या तो हेडफोन लगाए थे या फोन पर गेम खेल रहे थे। तभी वर्मा सर की नज़र किताब से हटी और उन्होंने जब सामने देखा तो उनकी आवाज रुक गई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अरे, ये कौन लड़की थी जो इतनी सीरियसली उनकी बातें सुन रही थी? ये कौन फैमिली की बच्ची है? वर्मा सर ने माथा सिकोते हुए सोचा, इतनी खूबसूरत और संस्कारी बच्ची को इन्हें तो याद रखना चाहिए था। पर अजीब बात है कि इनकी यादों में ये लड़की कहीं थी ही नहीं। जाहिर है, आव्या ने पहले क्लास में कोई खास अच्छा काम नहीं किया था जो सब उसे याद रखें। वर्मा सर ने किताब नीचे रखते हुए पूछा, बच्ची, तुम किस क्लास में हो? कहीं गलत क्लासरूम में तो नहीं आ गई हो ना? ऐसा सुनते ही सब हंसने लगे। हा 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 हा। वर्मा सर का पूछने के साथ ही एक शरारती छात्र जोर से हंस पड़ा। उसने आव्या की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, यह आव्या है। वर्मा सर का सिरे सुनते ही चकरा गया। आव्या? कौन आव्या? क्या ये हमारी ही क्लास में है? हाँ, आप इसे 3 साल से पढ़ा रहे हैं। सीनियर हाई स्कूल के पहले साल से, उस लड़के ने आंखें घुमाकर कहा। सच में, वर्मा सर को यकीन नहीं हो रहा था। इन शरारती बच्चों पर भरोसा कौन करे? फिर उन्होंने उस दुखी सी दिख रही लड़की की तरफ हाथ हिलाया। उसने बड़ी बड़ी नम आंखों से उन्हें देखा। सुनो, इधर आओ, तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रहा था? क्या तुम वो कविता सुना सकती हो? आव्या आराम से खड़ी हुई। आप वीणा वादक के लिए स्तुति की बात कर रहे हैं?
ये तांग राजवंश के कवि बाईजुई ने लिखी थी। ये लंबी कविताओं में से एक थी। क्या सर आप चाहते हैं कि मैं इसे सुनाऊं? उसने सिर झुकाया और सूरज की रोशनी से उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी और बोलने का तरीका इतना आरामदायक था कि माहौल खुशनुमा हो गया। वर्मा सर ने मुस्कुराते हुए उसे प्यार से देखकर कहा, अरे बेटा, ये कविता तो बहुत लंबी है। अगर नहीं भी सुना पाई तो कोई बात नहीं। सच कहूं तो वो इस बात से ही बहुत खुश थे कि कम से कम आव्या को इतना तो पता था कि वो क्या पढ़ा रहे हैं और वो कविता कहाँ से आई है। तभी बाकी छात्रों की भी नींद टूटी और वे देखने लगे। उन्होंने जैसे कोई अजीब बात सुन ली हो। सब आपस में ही बात करने लगे। वीणा वादक की स्तुति, ये क्या है? कोई गाना वाना है क्या? होगा यार। ओह, क्या सर आव्या को गाने के लिए कह रहे हैं? ये बातें वर्मा सर के कानों में पड़ीं तो वो गुस्से से मेज पीटने ही वाले थे कि आव्या ने शांत आवाज में कविता गानी शुरू कर दी। आव्या की आवाज सुनते ही सब चुप हो गए। सॉन्ग। एक रात जुनयान पिया पर मैंने अपने मेहमानों को अलविदा कहा। मेपल के पत्तों और सरकंडों ने एक शानदार पतझड़ का नज़ारा बनाया था। घोड़े से उतरकर मैंने मेहमानों को नाव पर बिठाया। हम जाम उठा रहे थे, पर माहौल में कोई संगीत नहीं था। नशे में थे, पर दिल खुश नहीं था क्योंकि बिछड़ने का वक्त करीब था। तभी नदी में चांद दिखाई देने लगा। अचानक पानी के ऊपर से वीणा की आवाज आई। मेरा घर जाने का मन नहीं किया और मेहमान भी रुक गए। आवाज सुनकर हम देखने लगे कि कौन बजा रहा है, लेकिन वीणा बजनी बंद हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट। वह तारों पर बहुत माहिर थी। पहले उसने द रेनबो ड्रास बजाया, उसके बाद द लिटिल सिक्स। धीमे सुर भारी बारिश की तरह थे, ऊंचे सुर हल्की सी फुसफुसाहट की तरह थे। कभी ऊंचा कभी नीचा, ऐसी धुन बनी जैसे कोई थाली पर पानी की बूंदें गिरा रहा हो। जैसे ही आव्या कविता सुना रही थी, हवा उसके बालों में लहरा रही थी और उस पर रोशनी पड़ रही थी। वह अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में सीधी खड़ी थी। उसकी फिटिंग वाली ड्रेस ने उसकी पतली कमर को और अच्छे से दिखा रही थी। ये सीन इतना खूबसूरत था कि उसके कंधों पर पड़ती रोशनी भी ईर्ष्या करने लायक थी। तभी एक लड़की उसकी बगल में आई। आव्या ने सोचा कि यह पक्का झगड़ा करने आई होगी और बाकी सबने भी यही सोचा। लेकिन उसे तब हैरानी हुई जब लड़की ने आंखें मटकाते हुए मुस्कुराकर पूछा कि अरे, क्या तुम मेरे साथ वॉशरूम चलोगी? आव्या पहले कभी स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसकी पहली लाइफ में वह हमेशा बिहार ही रहती थी। जीन्स वजह से उसने कभी स्कूल नहीं देखा था, इसलिए उसे यकीन नहीं हुआ कि टीवी पर लड़कियां जो एक साथ कॉमन रूम में जाती थीं, वो सच में होता है। वह चुपचाप उस लड़की के पीछे पीछे चली गई। लड़की उससे काफी लंबी थी, जिससे वह उसके बगल में किसी छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। आव्या ने नाराज होकर होंठ भींच लिए। जयपुर शहर में जयपुर एक्सपेरिमेंटल हाई स्कूल एक टॉप स्कूल था। यहाँ सुविधाएं बाकी स्कूलों से कहीं बेहतर थीं। जैसे ही दोनों लड़कियां बाथरूम में घुसीं, आव्या ने देखा कि लड़की ने मुड़कर उसे अजीब नज़रों से देखा। आव्या ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने उसे देखकर कहा, क्या तुम्हें भी तमाशा करना है? आव्या ने हल्का सा हाथ हिलाया। तभी उसने सुना कि जो समस्या एक मुट्ठी से हल हो जाए, उसे समस्या नहीं मानते। उस लड़की की आवाज़ नाजुक थी, पर उसने गंभीरता से अपना चेहरा सीधा रखा। तान्या को आव्या का चेहरा देखकर बस प्यार आ गया। सुबह से वह खुद को रोक रही थी, पर अब और सब्र नहीं हुआ। अचानक उसने हाथ बढ़ाया और आव्या के गोल गालों को चुटकी से दबाया। आव्या हैरान रह गई। अरे वाह, कितना सॉफ्ट है। तान्या इतनी खुश हुई कि उसकी आंखों में पानी दिखाई देने लगे। आह, तुम ये क्या कर रही हो? आव्या को इतना दर्द हुआ कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने तान्या को दुखी नज़रों से घूरा और रोने लगी। तान्या लगभग पागल हो गई और जुनून में मुस्कुराने लगी। आव्या के गाल लाल हो गए थे और आंखें नम थीं। गुस्से में भी वह बहुत क्यूटी लग रही थी। हाय क्यूटी, चलो दोस्त बनते हैं। फिर भी उसने धीरे से पूछा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तान्या ने प्यार से पूछा। आव्या इतनी गुस्से में थी कि वह किसी को मारना चाहती थी।
उसने बिना सोचे समझे मना कर दिया। उसे तान्या की आंखों को देखकर नहीं लगा कि उसके इरादे बुरे थे। तान्या ने पूछा कि क्यों? क्या तुम्हें अन्वी से नफरत नहीं है? मैंने उसे पिछली बार रिजॉर्ट में देखा था टिल्डा। तान्या ने आंख मारकर पूछा। आव्या रुक गई। ऐसा लगा कि यह लड़की उसकी पुरानी याददाश्त में है ही नहीं। तभी उसने तान्या को कहते सुना कु दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसे सोचो। लड़की का अंदाज ऐसा था कि वह अपनी उम्र से ज्यादा समझदार लग रही थी। उस पल वह मुस्कुराए और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सच्चे दिल से आव्या की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आव्या ने उसे चुपचाप देखा और दोनों ने एक दूसरे को देखा। तब दोनों ने, तान्या और आव्या, दोनों के हाथ मिले। उस समय उन दोनों में से किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले दिनों में वे एक दूसरे की कितनी बड़ी मददगार बन जाएंगी। जयपुर एक्सपेरिमेंटल हाई स्कूल के बाहर एक महंगी कार सड़क किनारे रुकी हुई थी। स्कूल के गेट पर काफी भीड़ थी और छात्र उत्सुकता से इधर उधर देख रहे थे। राघव ने अपनी घड़ी देखी और सिर उठा के सामने देखा तो अचानक वह हैरान रह गया। सर, उधर देखिए, क्या वह मिस शर्मा हैं? पहले गुस्से में आकर आरव ने राघव को आराध्य के साथ काम की अदला बदली कर दी थी, पर राघव अपनी बेशर्मी के कारण वह अपनी पोस्ट पर वापस आ गया। इसके बाद वो बहुत सावधान हो गया था। आरव ने अपनी नजरें झुका ली। सादी काली शर्ट पहन रखी थी, उसके साथ सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा ठीक किया और आराम से अपने दस्तावेज का आखिरी पन्ना पढ़ने लगा। अरे, मिस शर्मा के साथ स्कूल में कुछ बुरा हुआ है क्या? उनकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? राघव ने पूछा। वो लड़की को देखने में इतना मग्न था कि उसने आरव के हाथ रुकने का एहसास नहीं हुआ। आखिरकार आरव ने आह भरी और खिड़की से बाहर देखा। लड़की स्कूल के व्यस्त गेट पर बैग पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखें और नाक किसी रोते हुए बच्चे की तरह लाल थीं। जैसे ही आरव ने फाइल बंद की, उसने राघव को आवाज लगाई, राघव जी, कोई काम है? सर, जाओ। आरव एक पल के लिए रुके, कर दाईं ओर देखा और उसकी नजर एक अच्छी सी दुकान पर पड़ी। उसके लिए कुछ पीने को ले आओ। तभी राघव को समझ में नहीं आया कि आरव ने कहा क्या। हम किसके लिए क्या ले आऊं? राघव ने पूछा। जैसे ही उसने पूछा, उसको आरव की ठंडी आंखों का सामना करना पड़ा। आरव को देखते ही राघव कांप गया और तुरंत समझ गया कि क्या आप मिस शर्मा की बात कर रहे हैं। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। लेकिन कुछ कदम दौड़ने के बाद उसने मुड़कर पूछा, सर, कौन सा फ्लेवर लाऊं? आराध्य ने अपनी कलाई पर माला बांध ली। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया कि मीठा। राघव लगभग गिर ही गया था जब उसने आरव को किसी के बारे में इतना करते हुए देखा तो। आरव का बढ़ता गुस्सा महसूस करके वह तुरंत दौड़ा। उसका पपे बड़े ऊ की मात्रा छना एक बेवकूफ़ी भरा काम था। आरव ने कभी खुद के लिए तो ड्रिंक्स नहीं खरीदी थी, उन्हें फ्लेवर के बारे में कैसे पता होगा। राघव दुकान में गया। उधर गेट पर मयंक नाम का एक लड़का दूध वाली चाय का प्याला पकड़े अन्वी को देख रहा था। जैसे ही उसने अन्वी को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और वो तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। अन्वी, आव्या ने ये सुना, पर उसकी आंखें नहीं हिलीं। उसने जमीन पर देखा जहां भीड़ के बीच से एक चींटी रास्ता बना रही थी। अन्वी ने अपने बालों को संवारा और उस लड़के की तरफ मुस्कुराई जिसने उसका नाम पुकारा था। जब उसने देखा कि वो उसकी क्लास का ही कोई लड़का है, तो उसकी मुस्कान और बढ़ गई। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, बोलो। मयंक उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर शर्मा गया। दूध वाली चाय को हाथ में पकड़े हुए उसने अन्वी को देते हुए कहा, अन्वी, ये लो। मैं तुम्हारे लिए दूध वाली चाय लाया हूँ। बहुत बढ़िया। अन्वी ने आंखें झपकाते हुए कहा, वाह, तुमने मेरे लिए खरीदी है। उसने मुस्कुराते हुए चाय ले ली। वह लड़के के इरादे को जानती थी, पर वह भोली बनने का नाटक कर रही थी। उसने उसे थैंक्स कहा और अगली बार मैं तुम्हें दूंगी। अरे नहीं नहीं, जब तक तुम्हें पसंद हो। ठीक है, कल मिलते हैं। लड़का शर्मा गया और जल्दी से भाग गया। छी। जैसे ही लड़का गया, अन्वी ने घृणा से दूध वाली चाय को देखा और हंस पड़ी।
अरे तुम पी लो इसे, उसने कहा और चाय आव्या को दे दी, जैसे उस पर मेहरबानी कर रही हो। आव्या ने सिर उठाकर अन्वी की आंखों में देखा। किसी ने तुम्हें दी है ये? हाँ, तो क्या हुआ? क्या मैं हर वो चाय पीती रहूं जो मुझे मिलती है? अगर ऐसा किया तो मोटी हो जाऊंगी। अन्वी ने अहंकार से मुस्कुराते हुए कहा। और क्या मैंने तुम्हें हमेशा वही चाय नहीं दी जो बाकी लोग मुझे देते थे? अन्वी की बात को सुनकर आव्या ने अपना बैग कसकर पकड़ लिया। उसे अन्वी का ये बर्ताव अजीब लगा। दूसरों की नेकी को ऐसे ठोकर मारोगी न, तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर उसने सिर घुमाकर जमीन की तरफ देखा। हालांकि चींटी अब जा चुकी थी। अन्वी को सब कुछ आसानी से मिला था, इसलिए उसे लाड प्यार की आदत थी। लेकिन आव्या को अपनी इस बहन में कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बल्कि उसे उसका बनावटी और जालिम अंदाज नजर आया। तभी आव्या ने सोचा कि उसका कर्म उसे सजा देकर रहेगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अगर वो एक कप चाय से मेरा दिल जीतना चाहता है, तो वो बहुत भोला है। अन्वी ने तिरस्कार से वीणा वादक के लिए स्तुति क्या है कहा। फिर उसने आव्या को देखा और कहा कि क्या तुम पी रही हो या नहीं? अगर नहीं, तो मैं। अभी उसने इतना कहा ही था कि उसे आवाज सुनाई दी। मिस शर्मा। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई और आव्या के तनाव भरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी आंखें चमक उठी और उसने देखा कि राघव एक कप दूध वाली चाय और मिठाई का डिब्बा लेकर उसकी तरफ आ रहा है। अध्याय 16। होटी, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, राघव। लड़की की गर्मजोशी वाली और प्यारी सी आवाज सुनकर राघव थोड़ा लखा आ गया। राघव को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी उसने आव्या को कहते सुना कि अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और होटरी कहाँ है? वो भी आए हैं क्या? आव्या ने राघव से सवाल करते हुए चारों ओर अपनी नज़र घुमाई। राघव ने अपनी नाक को छुआ और मन ही मन शिकायत करते हुए कहा कि अरे यार, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। इसकी सारी खुशी तो सिर्फ आरव सर के लिए है। एक पल के लिए इसने तो मुझे डरा ही दिया था। राघव अपने विचार से बाहर आके आव्या को चाय देते हुए कहा कि ये लो। उसने बैग आव्या को थमा दिया। अंदर एक कप रेड बीन माचा और मिल्क क्रेप केक का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसने देते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी पसंद नहीं पता थी, इसलिए मैंने जो सबसे ज्यादा बिकता है वो केक ले आया। अगर तुम्हें पसंद न आए तो बताना, मैं दूसरा ले आऊंगा। आव्या ने खुशी खुशी बैग स्वीकार कर लिया। आव्या ने राघव से कहा कि अरे, मुझे पसंद है। हाँ हाँ, बिल्कुल पसंद है। होटरी कहाँ है? उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाए और चारों ओर देखने लगी। अन्वी ने ये सब देख के जलन होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके हाथ में रखी दूध वाली चाय फेंक दे या उसे थामे रखे। ठीक है, ये कोई महंगी चीज नहीं थी, लेकिन ये देखना जरूरी था कि यह किसकी तरफ से आई है। उसने मुस्कुराकर पूछा, अरे राघव जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही राघव आव्या को जवाब देने वाला था कि उसको अन्वी ने बीच में ही टोक दिया। उसकी खूबसूरत आंखों में एक गंभीरता झलक रही थी। राघव ने अपनी विनम्रता बनाए रखते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैं अल्दा मिस शर्मा को देख नहीं पाया। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुमको पहले नहीं देख पाया, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीद के लाया। प्लीज मुझे माफ कर देना। राघव का इरादा अन्वी के सवाल का जवाब देने का बिल्कुल नहीं था। आरव सर उसके बॉस थे। वो अपने बॉस का ठिकाना इतनी आसानी से कैसे बता सकता था? लेकिन आव्या ने आरव की कार पहचान ली और आखिरकार भीड़ में उस जानी पहचानी गाड़ी को ढूंढ ही लिया। वो किसी छोटी चिड़िया की तरह वह तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंच गई। उसने चहकते हुए आरव को बुलाते हुए कहा कि होटरी। आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने खिड़की से बाहर देखा तो आव्या भीड़ के बीच से भागती हुई उसकी ओर आ रही थी। उसकी घुटनों तक की प्लीटेड स्कर्ट लहरा रही थी। सूरज की रोशनी उसके सिर पर नाच रही थी, जिससे वह चमकदार और जीवंत दिख रही थी। कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई, जिससे वो चेहरा सामने आया जिसका आव्या सपना देख रही थी। वो बहुत खुश थी। पलकें झपकाते हुए वो खिड़की से अंदर झुकी और प्यार से बोली,
होटरी, मुझे आपकी बहुत याद आई टिल्डा। आव्या ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे आरव पसंद था और वो दिल की बात छुपाती नहीं थी, इसमें शर्माने वाली क्या बात थी। आरव की गहरी आंखें उसे ऊपर से नीचे तक घूर रही थीं, जबकि उनके चेहरे पर पड़े डिंपल बिल्कुल प्यारे लग रहे थे। होटरी, आपकी शर्ट बहुत कूल है। आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। आरव ने एक हाथ अपने माथे पर रखा और दूसरे हाथ से आव्या का सिर दबाया। अगर वो और पास आती तो उसका चेहरा उसके चेहरे से छू जाता। तभी आरव ने उसका शीर बाहर निकलते हुए सख्ती से कहा कि आव्या, ढंग से बात करो। आव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या? मैं तो ढंग से ही बोल रही हूँ। उसकी आवाज शहद से भी मीठी थी। आरव ने आह भरी और उसकी नज़र उसकी हल्की लाल आंखों पर पड़ी। तुम रोई क्यों? उसने गंभीर आवाज में पूछा। ओह, आव्या ने मासूमियत से अपना सिर झुकाया और उसने अपनी दूध वाली चाय पकड़ी और एक घूंट लेते हुए कहा कि मैं रोई नहीं। उसका प्यारा और मदहोश चेहरा किसी को भी बेचैन कर देता था, जिससे लोग उसके गालों को दबाकर ये देखने के लिए ललचाते थे कि क्या वे उतने ही मुलायम हैं जितने वे दिखाई देते हैं। तो तुम्हारी आंखें, उसने शांतिपूर्वक समस्या की ओर इशारा करते हुए कहा। आव्या को एहसास होते ही अपने चेहरे को छूते हुए कहा कि वो तो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसे रगड़ दिया था। ही टिल्डा, क्या आपको मेरी चिंता हो रही थी? इसलिए ऐसा पूछाना। तुमको मेरी फिक्र करते देखा तो मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ टिल्डा। उसके होंठ नम थे और जब वो मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था मानो दुनिया में रोशनी फैल गई हो। राघव आव्या के पीछे खड़ा था और आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ये लड़की कोमल, प्यारी और बहुत प्यारी थी। वो बिल्कुल अप्रतिरोध्य थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शांत रहने वाले आरव सभी उसका विरोध नहीं कर सके। आरव ने अपना चश्मा उतारा और अपनी आंखों के बीच मालिश करते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं थी। झूठे। आव्या ने अपनी नाक सिकोड़ ली और उसकी आंखों में संतोष नाचने लगी। उसने गर्व से सिर उठाकर आरव से कहा कि आप ही थे जिसने राघव से मेरे लिए दूध वाली चाय लाने को कहा था। इस बार मैं आपसे नहीं चिपकी थी। आप ही पहले मुझे ढूंढने आए थे। उसने खुशी से आरव की बात को बीच में ही काट दी। आरव को भी उसे चिढ़ाने में मजा आया और उसने जानबूझकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। क्या मैं वही था जिसने तुम्हें यहाँ दौड़ने के लिए कहा था? उफ! आव्या चुप हो गई। अपनी दूध वाली चाय को पके हुए उसने मुंह बनाया। क्या आप मेरे मूड को खराब क्यों कर रहे हैं? वो बड़बड़ाई, आपने साफ तौर पर सिर्फ मेरे लिए दूध वाली चाय खरीदी, अन्वी के लिए नहीं खरीदी। क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके लिए भी एक खरीद दूं? आरव ने हंसते हुए कहा। उसने राघव को चाय लेने के लिए बुलाया ही था कि तभी आव्या ने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा कि नहीं, 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 आपको इजाजत नहीं है। आव्या ने जल्दी से राघव को पकड़ लिया और आरव को घूरकर देखने लगी। फिर उसने प्यार से राघव को कहा कि अगर तुमने अन्वी के लिए दूध वाली चाय खरीदी तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। आव्या ने सोचा कि वह सचमुच बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दूसरों की नज़र में वह एक छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह थी जो अपने खाने की रक्षा के लिए पंजे खोलकर अपने गाल फुला रही थी। तभी राघव ने आव्या से कहा कि मिस शर्मा, यह मास्टर का सीधा आदेश है। राघव ने यह मासूमियत से कहा। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो? आरव ने अपनी मुट्ठी अपने होठों पर रखी और उनकी फीनिक्स आंखों में मनोरंजन दिखाई दिया। वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। आव्या अपनी बात पर दृढ़ रही। मुझे परवाह न है कि किसने तुम्हें ऑर्डर दिया। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो और कोशिश करो। बोलते समय उसने अपनी मुट्ठी हिलाई और धमकी भरे अंदाज में आंखें ऊपर उठाईं। राघव की आंखें फड़क उठीं। जब उसने लड़की की हिंसक हरकतों के बारे में सोचा तो वह बिना कुछ कहे पीछे हट गया और हार मानकर अपने हाथ ऊपर उठा लिए। ओह, उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल थी। दूसरे बॉडीगार्ड्स को बस अपने बॉस की सुरक्षा करनी होती थी, लेकिन वो अलग था। न सिर्फ उसके सामने प्यार का प्रदर्शन थोपा जा रहा था, बल्कि उसे दोष भी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अन्वी दूर खड़ी थी। जहां वह खड़ी थी वहां से वह आरव के खूबसूरत चेहरे का सिर्फ एक हिस्सा देख पा रही थी।
जब उसने आरव को मुस्कुराते देखा तो उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ जाते थे। आरव की खतरनाक पर्सनैलिटी थी, लेकिन अभी वह अचानक कम डरावने लगने लगे। उसने अपने होंठ भींच लिए और बगल की ओर देखने लगी। विक्की जो देर से बाहर आया और अन्वी उसके पास पहुंचा तो उसने विक्की को देखकर कहा, सुनो तो, क्या कार में तुम्हारे छोटे चाचा हैं? अन्वी के कहते ही विक्की ने अपना बैग कंधे पर डालते हुए आंखें चाकर इधर उधर देखा। आव्या को देखते ही उसकी भौहें तन गईं। यह आव्या फिर से यहाँ क्यों है? यह मेरे छोटे चाचा को क्यों परेशान करती रहती है? अन्वी ने जल्दी से यह बात छिपा ली कि राघव ने आव्या के लिए दूध वाली चाय खरीदी थी और सहजता से कहा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे छोटे चाचा बहुत हैंडसम हैं। वो खुद को रोक नहीं सकी होगी उनकी तरफ अट्रैक्ट होने से। आव्या हमेशा से ही अच्छे दिखने वाले लोगों की ओर खींची जाती रही है। सेलिब्रिटीज, तुम्हारे चाचा और तुम्हारे साथ भी यही होता है। विक्की अब और कुछ नहीं सुनना चाहता था। वह अपने पैर उठाकर वह तुरंत आव्या की ओर चल पड़ा। उसने उसकी कलाई पकड़ ली और गहरी आवाज में पूछा, आव्या, क्या तुम मेरे छोटे चाचा से दूर नहीं रह सकती? तुम तो जैसे प्लास्टर की तरह चिपकी रहती हो उनसे। तुम्हें शर्म नहीं आती? आव्या, जो आरव से बात कर रही थी, तभी उसे बुरी तरह से टोका गया, इसलिए उसने नाराजगी से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सच कहे तो आव्या का स्वभाव अच्छा नहीं था। जब भी उसका मूड अच्छा होता था तो वह उस व्यक्ति की वजह से होता था जिससे वह बात कर रही होती थी। लेकिन इस समय आव्या का मूड ठीक नहीं था। विक्की, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मेरी कलाई छोड़ दो। उसने अपना चेहरा सीधा किया और तभी माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। अब दोनों के बीच टक्कर होने वाली थी। अन्वी चुपके से मुस्कुराए और जल्दी से उनके पास आ गई। उसने अपनी मुस्कुराहट वापस लाते हुए वह झुकी और कार में बैठे आदमी से धीरे से माफ़ी मांगते हुए कहा कि छोटे चाचा, मुझे माफ़ करना कि मेरी बहन ने आपको परेशान किया। मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। क्या तुमने मुझे अभी छोटा चाचा कहा? उस आदमी की आवाज़ कोमल और मनमोहक थी। उनकी नज़रें शांति से उसके शरीर पर टिकी थीं, मानो उन्होंने कोई सामान्य सा सवाल पूछा हो। लेकिन उनकी खतरनाक उपस्थिति ने अन्वी के दिल में एक तेज खंजर की तरह सीधे वार किया। अन्वी की रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। उसने मुस्कुराते हुए उसने डरते हुए जवाब दिया, सॉरी मैं नहीं। आरव सा उसकी आवाज़ लखरा रही थी। मैं विक्की की दोस्त हूँ, इसलिए। कार के अंदर उस आदमी ने अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके रखी थीं और उनका चश्मा उनकी छोटी उंगली पर टिका हुआ था। उनकी मुद्रा सुडौल थी और वह दयालु लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ठंडक थी। अन्वी डर के मारे लगभग रो पड़ी। इस आदमी की नज़रों के सामने उसकी सारी चालाकी उजागर हो गई, चकनाचूर हो गई और नष्ट हो गई। विक्की, आरव ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सहजता से पूछा, अन्वी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? विक्की अभी भी आव्या से उलझा हुआ था। ये सवाल सुनकर उसने तुरंत सम्मान से जवाब दिया, छोटे चाचा, अन्वी और मैं वाकई अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जाहिर है हम सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा, आरव ने सिर हिलाया मानो वह उत्तर से खुश हो। विक्की की बात सुनकर अन्वी की आंखों में नाराजगी किसी ने नहीं देखी। उसने अपना निचला होंठ काटा और आव्या से पूछा, आव्या, क्या तुम घर जा रही हो? अब देर हो रही है, मुझे जाना होगा। आव्या की आंखें नीचे झुक गईं और उसने देखा कि विक्की उसकी कलाई को कसकर पकड़ रहा है। उसने गाल फुलाकर उसने सिर घुमाते हुए कहा, होटरी। आरव ने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, क्या अगर मैं इसकी पिटाई कर दूं तो आपको गुस्सा आएगा क्या? आव्या ने ये सब गंभीरता से पूछा था। बेशक अगर आरव ने मना भी किया होता तो भी वह विक्की को मारने वाली थी। बस वह थोड़ा हल्का व्यवहार करती और बाद में आरव को मना लेती। लेकिन तभी उसने आरव को हंसते हुए सुना जो उसे अपनी गहरी आंखें कह रहा था, जैसी तुम्हारी मर्जी। वह अपनी सीट पर झुक गया और अपनी आंखों में एक मजेदार नज़र लिए हुए अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। छोटे चाचा, विक्की ने अविश्वास में कहा। क्या ये कुछ ऐसा था जो उसके छोटे चाचा कहते थे? आव्या जवाब से खुश हुई।
उसने अपने होंठ चाटे और अपनी दूध वाली चाय आरव को देते हुए कहा, होट्री, इसे मेरे लिए पकाओ। ये कहकर उसने दूध वाली चाय उस आदमी की बाहों में पका दी और विक्की की ओर घूम गई। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने हाथ घुमाकर विक्की की कलाई पकड़ी और उसे कंधे पर से उठाया और बेरहमी से जमीन पर दे मारा। एक बोरे की तरह उसने उसे आसानी से फेंक दिया। राघव ने आश्चर्य से देखा। आव्या की तरफ देखा तो उसे अपनी पीठ में दर्द महसूस हुआ। जिस तरह आव्या ने विक्की को पलटा, उसे देखकर उसे खुद की याद दिला दी। किसी स्लो मोशन फिल्म के दृश्य की तरह उसके सामने का दृश्य बता रहा था कि कैसे आव्या ने उसे जमीन पर पटक दिया था। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उस वक्त जब आव्या ने राघव को मारा था तब आव्या सच में जानती थी कि ये कैसे करना है। वो कोमल भी थी और मजबूत भी। आउच! विक्की दर्द से रोते हुए जमीन पर लेट गया। सभी की जिज्ञासा तुरंत जागृत हो गई। एक नाजुक दिखने वाली लड़की ने उसे एक और लात मारी। फिर उसके पेट पर पैर रखा और ठंडी आवाज में बड़बड़ाई, विक्की, अगर अब तुमने मुझे छेड़ा ना, तो मैं तुम्हें सच में पीट कर मार डालूंगी। विक्की की खांसी लगभग खून की हो गई जब उसने उसे घूरा। भाड़ में जाओ, आव्या, तुम पागल हो। वो कुख्यात किंग कांग बाबी से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। ऊपरी तौर पर वह कमजोर और हल्की दिखती थी, लेकिन वह इतनी मजबूत क्यों थी? आव्या, तुम इतनी जोर से क्यों मार रही थी? अन्वी ये देखकर चौंक गई। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है, तो उसने जल्दी से आव्या को दूर धकेला और विक्की को उठाने में मदद की। विक्की, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने बेचैनी से पूछा। खांसी, खांसी, खांसी। विक्की उठकर बैठ गया और आव्या की तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह आव्या के इस युवक से इम्प्रेस हो गया। उसने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि तुम कमाल हो। ईमानदारी से। विक्की का पालन पोषण एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था और उन्हें उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त था, फिर भी उन्हें प्रतिक्रिया देने से पहले ही फर्श पर फेंक दिया गया। आव्या ने मेरे छोटे चाचा का अपहरण कर लिया। अध्याय 17। आव्या ने मेरे छोटे चाचा का अपहरण कर लिया। आव्या ने ताली बजाई और अवनी से पूछा कि क्या मैं थोड़ा ज्यादा सख्त थी। मैंने तो पहले ही खुद को अधिक जोर लगाने से खुद को रोका हुआ था। उसने अपने हॉट टी की खातिर ही तुम्हारे ऊपर मैंने कम ताकत लगाई, वरना मेरे सामने एक लाश पड़ी होती। उसने घमंड भरे भाव और गर्व से अपना सिर उठाते हुए कहा। आव्या की बात सुनकर अन्वी इतनी नाराज हो गई कि उसने आव्या को घूर कर देखा। उसने आव्या पर चिल्लाते हुए कहा कि आव्या, बात को ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। तुम्हें क्या सचमुच लगता है कि दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है? उस वक्त अन्वी का दिल दुख रहा था विक्की की ऐसी हालत देखकर। उसने जल्दी से विक्की के पास जाकर उसे उठाते हुए कहा कि विक्की, क्या तुम ठीक हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। विक्की का मुंह दर्द से खुला रह गया। उसने अन्वी के स्नेह भरे हाव भाव को नजरअंदाज किया और उठते हुआ कहा कि मैं ठीक हूँ। आव्या को लगा कि वह लोग जरूरत से ज्यादा एक्टिंग कर रहे हैं। उसने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, हॉट टी, क्या मैंने कमाल नहीं किया? एक पल पहले वह धमकी भरे लहजे में बोल रही थी और अगले ही पल वह प्रशंसा के लिए आरव के पास जा रही थी। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं और वह बेहद प्यारी लग रही थी। जब आरव ने आव्या को खुद की तारीफ करते सुना तो आरव का गला थोड़ा हिल गया और उसके होठों के कोने एक अदृश्य कोण पर मुड़ गए। उसने बस इतना ही कहा कि हाँ, बुरा नहीं था। जब विक्की ने अपने चाचा ये कहते सुना तो विक्की की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। उसने सोचा कि क्या उसके छोटे चाचा आव्या की तारीफ कर रहे थे। आरव को आव्या की तारीफ करते हुए सुनकर विक्की को बुरा लगा। उसने दांत पीसते हुए मन ही मन आव्या को डांटा। अन्वी, जो हर बार सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की केंद्र बनने की आदी थी, उसे नजरअंदाज होना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना निचला होंठ काट लिया। उसने अपना गला साफ करते हुए विक्की से कहा कि विक्की, चूंकि तुम ठीक हो तो चलो। उसने आव्या को देखते हुए कहा कि आव्या, अगर तुम नहीं आ रही हो तो मैं पहले घर चली जाऊंगी। उसकी आवाज धीमी थी,
लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरे का भाव था। जब आव्या ने ये सुना तो उसने अपने गाल फुला लिए और आरव की तरफ देखकर कहा कि हॉटी। आरव ने शांति से आव्या को कहा कि अंदर आ जाओ। उसने अपनी आंखें नीची कर लीं। जब आव्या ने आरव को कहते सुना तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और हंसने की वजह से उसके गालों पर डिंपल पड़ गए। क्या आप मुझे घर ड्रॉप करेंगे? थैंक यू हॉटी टिल्डा। तभी राघव आव्या के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए आगे आया। आव्या एक छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह जल्दी से अंदर आ गई और आरव के पास बैठ गई। आव्या। विक्की बहुत गुस्से में था, उसके दांत पीसने से दर्द कर रहे थे। उसने अपने चाचा की तरफ स्पष्ट रूप से दुखी भाव से देखते हुए कहा कि छोटे चाचा, क्या आप मुझे लेने नहीं आए थे ताकि हम साथ में अस्पताल में दादाजी से मिल सकें? राघव ने अपना सिर नीचे कर लिया और आरव के निर्देशों की प्रतीक्षा करने लगा। उसी समय आव्या ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। तभी विक्की ने आव्या को कहते सुना कि आप टैक्सी ले सकते हैं। आपकी उम्र क्या है? क्या आपको बोतल से दूध पिलाने की ज़रूरत है? विक्की ने मन में सोचा कि हाँ, वह सही है। विक्की हताश होकर रोना चाहता था। उसने दांत पीसते हुए खुद से कहा कि आव्या को अपनी मनमानी न करने दे। वह केवल ये देख सकता था कि आव्या उसके छोटे चाचा को सामने उसे पीटने के बाद उसके चाचा का अपहरण कर ले गई। अन्वी अजीब तरह से अपनी जगह पर खड़ी थी। उसने सावधानी से विक्की की आस्तीन खींचते हुए कहा कि विक्की, गुस्सा मत हो। घर पहुंचते ही मैं अपनी मम्मी से कहकर उसे सबक सिखा दूंगी। उसकी आवाज़ सुनकर दांत पीसते हुए विक्की, जो मन ही मन गालियां दे रहा था, उसने अपना सिर घुमाकर उसने अन्वी को देखते हुए कहा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी मेरा काफ़ी मजाक बना है? क्या तुम दुनिया को ये बताना चाहती हो कि मुझे एक छोटी सी बच्ची ने पीटा है? उसने गुस्से में आकर अन्वी से पूछा। अन्वी ने डरते हुए कहा कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अन्वी घबरा गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने फिर भी कहा कि मुझे तो लगता है कि आव्या बहुत बदल गई है और उसमें हिंसक आदतें आ गई हैं। ये देखकर कि विक्की अभी भी नाखुश दिख रहा है तो अन्वी घबरा गई। उसने उसकी कलाई पकड़ ली और दुखी होकर कहा कि मुझे बस इस बात की चिंता है कि अगर मैं उसे ऐसे ही बिगाड़ती रही तो वह कोई अपराध कर बैठेगी। उसलिए मैं उसकी शिकायत करना चाहती थी। विक्की, शायद दूसरे लोग मुझे न समझें, लेकिन तुम तो समझते हो ना मुझे। मुझे बस तुम्हारी चिंता है। विक्की निराश तो था, लेकिन जब अन्वी को ऐसी हालत में देखा तो वह उस पर गुस्सा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपना गुस्सा दबाया और गहरी आवाज में कहा, छोड़ो अभी इस बात को। तुम पहले घर जाओ, अंधेरा भी हो रहा है। मुझे अपने दादाजी से मिलने जाना है, इसलिए मैं पहले निकलूंगा। ये कहकर उसने हाथ बढ़ाकर एक टैक्सी को रुकने का इशारा किया और बिना पीछे मुड़े ही चला गया। अन्वी अकेली खड़ी रह गई। वह अपने होंठ को तब तक काटती रही जब तक कि उसमें से खून नहीं निकलने लगा। कार के अंदर आव्या ने अपने आप को संभाला और अपने बगल में खड़े आरव पर एक नज़र डाली। वह सचमुच बहुत व्यस्त लग रहा था। जब से वह कार में बैठी थी, वह तरह तरह की फाइल देख रहा था। जब आरव ने आव्या को अपने बिल्कुल नज़दीक देखा तो आरव ने अपना चश्मा उतार दिया और शांति से कह कि तुम अपनी सीट पर वापस बैठ जाओ। आव्या ने दुखी होकर अपने होंठ फुलाकर बैठ गई। तभी आरव ने अपनी आंखें सिकोड़कर निर्देश दिया कि पहले आव्या को घर छोड़ने जाना है, उसके बाद हम अस्पताल चलेंगे। आगे बैठे राघव ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है सर। फिर उसने रियरव्यू मिरर से आव्या को देखा और पूछा कि मिस आव्या, आप कहाँ रहती हैं? पहले आपको घर ले चलता हूँ। आव्या ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने राघव की आवाज़ सुनी ही ना हो। वह आरव की ओर झुक गई। उसने आरव को देखते हुए कहा कि हॉटी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है टिल्ड। उसने सोचा कि वह आरव की बाहों में झुक जाएगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और उसके सिर को पकड़ लिया। आव्या उससे 2-3 बार टकराई और दुखी होकर उसका हाथ छुड़ा लिया। हॉटी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आव्या ने आरव का हाथ पकड़ लिया और ऊंची आवाज में अपनी बात कही। सच में, आरव ने पलकें झुका ली और बगल में बैठी बिल्ली के बच्चे जैसी लड़की को देखा।
वह शांत रहा, लेकिन फिर भी उसने एक दबा हुआ भाव पैदा किया। आव्या ने अपनी गर्दन पीछे कर ली और धीरे धीरे अपनी आवाज धीमी कर ली। उहे, थोड़ा ही दर्द हो रहा है। आव्या अपने आप से बात करते हुए बोल रही थी, तुम्हें मेरी चिंता करनी नहीं आती। तुम्हें तो बस छोटे बच्चों को डराना आता है। जब आरव ने आव्या को शिकायत करते सुना तो आरव हंसना चाहता था, पर वह हंसा नहीं। उसने आव्या को देखते हुए कहा कि दूसरे बच्चे तुम्हारे जितने चिपके नहीं रहते। अच्छा, दूसरे बच्चे मेरे जितने सुंदर भी तो नहीं होते, आव्या ने बड़बड़ाते हुए कहा। आरव ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए आव्या को बुलाया, आव्या। आव्या ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैं यही हूँ टिल्डा। आरव ने कहा, तुम बहुत जींदी हो। हॉट टी। आव्या ने आंखें बड़ी करके उसे नाखुश होकर देखा। उसने आरव को देखते हुए कहा कि तुमने बात को हद से ज्यादा बढ़ा दिया है। मैं अब आपके साथ 10 मिनट तक बात नहीं करूंगी। आव्या ने गुस्से से अपनी बाहें पार कर ली और खुद को आरव से दूर कर लिया। आरव ने अपनी पलकें उठाईं और आव्या की ओर देखा जो उससे बात करने से मना कर रही थी। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और अपनी नज़रें वापस अपने दस्तावेजों पर टिका दी। उसने सोचा कि आव्या ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाएगी, लेकिन आव्या चुप रही। आरव को आश्चर्य हुआ कि वास्तव में उसे आव्या के चुप रहने की आदत नहीं थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जैसे ही राघव ने सोचा कि वे ऐसे ही रहेंगे, तभी उसने आरव को बेबसी से कहते सुना, आव्या। आव्या ने अपने कान ढक लिए जैसे वह कह रही हो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रही, बुद्धू। आरव की आवाज आकर्षक, गहरी और थोड़ी मनमोहक भी। तभी आरव ने आव्या से कहा कि क्या तुम मेरे साथ अस्पताल चलना चाहोगी? आव्या ने तुरंत अपना सिर घुमाया और होंठ भींच लिए, लेकिन फिर भी उसने कोई बात नहीं की। उसकी गहरी, बिल्ली जैसी आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। आरव के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। अगर तुम जाना चाहती हो, तो कह दो। आव्या ने अपने होंठ फिजते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा कि मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन जब उसने पहले आरव की कही बात सोची, तो उसे दुख हुआ। क्या तुम मुझे घर नहीं ले जा रहे थे? हम लगभग मेरे घर पहुंच ही गए हैं। आरव ने अपना गला साफ करते हुए राघव को बुलाते हुए कहा कि तो फिर चलो राघव। राघव चौंक गया। उसने ड्राइवर को अस्पताल की ओर मुड़ने का निर्देश दिया। जब आव्या ने कार को वापस मुड़ते देखा, तो उसका मूड फिर से अच्छा हो गया। अपना चेहरा सीधा रखने की पूरी कोशिश करते हुए उसने अपनी मुस्कान रोक ली। आरव ने अब और दस्तावेजों में कोई रुचि नहीं दिखाई। उसने कागज एक तरफ रख दिए। तभी उसने आव्या से कहा कि अब और चुप नहीं रहना तुम्हें। ये सवाल सुनकर आव्या ने आखिरकार हार मान ली। उसकी नज़रें झुक गईं और उसने जल्दी से आरव का हाथ पकड़ लिया। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें चुप रहने दूंगी? तुम जरूर कुछ गलत सुन रहे होगे। उसने अपनी बात मानने से इनकार किया। जैसे ही आव्या का सिर उसकी बांह पर रगड़ा, आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य पंजा उसके दिल को खरोंच रहा हो। आरव ने उसका हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। उसने अपना शरीर थोड़ा सा घुमाया और अपनी उंगली आव्या के माथे पर रखी और उसे दूर धकेल दिया। उसने गहरी आवाज में कहा, छोटा ठग। ठीक है, मैं एक ठग हूँ टिल्डा। राघव आव्या से और भी ज्यादा इम्प्रेस होता जा रहा था, जो उसके बॉस के साथ चुंबक की तरह चिपकी हुई थी। आरव के पिताजी से मुलाकात। योजक चिन्ह। अध्याय 18। आरव के पिताजी से मुलाकात। आव्या की आंखें शरारत से घूम रही थी। इस पल उसके चेहरे पर मासूमियत और भोलापन साफ दिखाई दे रहा था। आरव की तीखी नजरें धीरे से बंद हो गईं। वह आव्या को पूरी तरह से पढ़ सकता था। आरव ने जब आव्या को देखा तो उसको देखते ही उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान ठहर गई। उसने आव्या को टोकते हुए कहा, जो अभी मस्ती कर रही थी, बेहतर होगा कि तुम अपनी शरारतों को छिपाकर रखो, नहीं तो पकड़ी जाओगी। आव्या ने जब आरव की बात सुनी तो वह चुपचाप अपना बैग उठाकर आरव के पीछे पीछे लिफ्ट से बाहर निकली और सीधे विक्की से जा टकराई, जो बस अभी निकलने ही वाला था। विक्की को अभी भी उस जगह दर्द हो रहा था जहां उसे मारा गया था।
विक्की ने जब ऊपर देखा तो वह आव्या थी, जिसके साथ उसकी अभी अभी टक्कर हुई थी। आव्या को देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही उसने आव्या की आंखों में देखकर विक्की तंज कसते हुए बोला, आव्या, क्या तुम परछाई हो जो हमेशा किसी के पीछे पीछे चलती रहती हो? विक्की ने सोचा कि क्या उसके छोटे चाचा उसे उसके घर नहीं ले जा रहे थे, फिर वो उसे यहाँ अस्पताल में क्यों ले आए? वो दोनों मिलकर कौन सा खेल खेल रहे थे? तभी धम्मा की आवाज आई, ओह आव्या, तुम्हारी तो हिम्मत। अभी विक्की इतना बोला ही था कि तभी एक खाली दूध वाली चाय का प्याला विक्की के चेहरे के पास से गुजरा और जमीन पर जा गिरा। वो लड़खड़ा गया। तभी उसने आव्या को मुस्कुराते हुए सुना। तभी उसने आव्या को कहते सुना कि क्या तुम कोई मक्खी हो जो मेरी नजरों के सामने हमेशा घूमते रहते हो? आव्या ने अपना हाथ लहराया जैसे कि अगले ही पल वो उसके गाल पर मारने वाली हो। ये देखकर विक्की ने अपना चेहरा पकड़ा लिया और 2 कदम पीछे हट गया। उसने अपने दांत इस तरह पीसे कि उनमें से कट कट की आवाज आने लगी। आगे बढ़ते हुए आरव ने जरा भी ध्यान दिए बिना पीछे मुड़कर आव्या से कहा कि आव्या, छोटे बच्चों को गाली नहीं देनी चाहिए। ये सुनकर आव्या ने दुखी होकर विक्की की ओर इशारा करते हुए कहा कि पर उसने भी तो मुझे गालियां दी। तभी आरव ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वह बिगड़ल है, क्या तुम भी उसी की तरह बन जाओगी? आरव तेजी से आगे चला गया और कोने में मुड़कर उनकी नजरों से गायब हो गया। आरव की ग्रे ट्राउजर ने उनके लंबे, सीधे और पतले पैरों को और भी शानदार बना दिया था। उनकी 185 सेंटीमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर वह सूट उन्हें किसी भी बड़े मॉडल से ज्यादा आकर्षक दिखा रहा था। वो बहुत आकर्षक था। आरव को जाते देख आव्या तुरंत आरव के पीछे भागी। उसने चिल्लाते हुए आरव को बूम पाड़ते हुए कहा कि हॉटी, मेरा इंतजार करो ना टिल्डा। ये सब देखकर विक्की ने गुस्से में दांत पीस लिए और अपने मन में कहा, आव्या, तुम बस इंतजार करो। अब ये द्वेष पुरानी दुश्मनी में बदल चुका था। आव्या ने आसानी से आरव को पकड़ लिया। उसने आरव की कमीज का कोना पकड़ लिया, सिर घुमाया और आरव की तरफ मुंह बनाया। उसने आरव को चिढ़ाते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत तो है नहीं कि तुम मुझे मार सको, और अफसोस तुम मेरे मुकाबले के हो ही नहीं टिल्डा। बुजुर्ग मल्होत्रा दादाजी की उम्र 60 साल थी। आरव उनके इकलौते बेटे थे और उनका जन्म तब हुआ था जब दादाजी की उम्र काफी हो चुकी थी। और विक्की के पिता उनके पुराने दोस्त के बेटे थे। एक दुर्घटना में उनके माता पिता नहीं रहे, इसलिए दादाजी ने उसे गोद ले लिया था। कुछ लोग कहते थे कि दादाजी सख्त और निर्दय हैं, लेकिन जब उनके अपने बेटे की बात आती थी जो उन्हें 40 साल की उम्र में मिला था, तो वह बेहद पक्षपाती हो जाते थे। खुशकिस्मती से आरव कम उम्र से ही समझदार और योग्य था, जिसने उन्हें कभी अपने पिता को निराश नहीं किया। जैसे ही आरव अपने पिता के कमरे में दाखिल हुआ, तभी उसके पिताजी अगले दरवाजे से वापस लौटे ही थे। अक्सर कहा जाता है कि बुजुर्ग घर की दौलत होते हैं, लेकिन दादाजी ने अस्पताल को ही अपना घर बना रखा था। उन्होंने आरव को देखते ही पूछा कि क्या तुम्हें यहाँ आते हुए विक्की मिला? वो अभी अभी गया है, दादाजी ने अपने हाथ से गेमिंग डिवाइस नीचे रखते हुए पूछा। आरव अंदर आया और हमेशा की तरह शांत लहजे में बोला, हाँ, मैंने उसे देखा था। छी, वो तुम्हारा भतीजा है। तुम हमेशा उससे इतने रूखे क्यों रहते हो? मुझे ताज्जुब है कि तुम्हें ये सब किसके संस्कार मिले हैं। दादाजी ने आंखें दिखाते हुए कहा। उनका बेटा प्रतिभाशाली तो था, पर बहुत ठंडा था। आह भरते भरते दादाजी की नज़र आरव के पीछे कमीज के कोने पर पड़ी। हैरानी से उन्होंने पूछा कि क्या तुम अपने पीछे कुछ छिपा रहे हो? आरव ने अपनी आंखें उठाईं और एक तरफ हट गया। उसके पीछे एक छोटा सा सिर बाहर झांक रहा था, जो दिखने में गोरी त्वचा, ऊंची नाक, छोटा सा मुंह और गुड़िया जैसी बड़ी आंखें। नमस्ते दादाजी, उसने प्यार से झुककर अभिवादन किया। अरे वाह, दादाजी का चेहरा खिल उठा। उन्हें हैरानी हुई कि यह कौन है, ये लड़की कहाँ से आई है। आरव ने जब अपने पिताजी के इतने सवाल करते सुना तो उसने बस इतना ही कहा कि मैं उसे सड़क पर मिला था। आरव के हटने पर आव्या का चेहरा पूरी तरह सामने आ गया।
आरव की तुलना में दादाजी कहीं ज्यादा मिलनसार थे। मुस्कुराते हुए दादाजी ने आव्या को देखा और हाथ हिलाते हुए अपने पास बुलाया। आओ प्यारी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने प्यार से पूछा। उन्होंने अपने शांत बेटे को देखा और अपनी हंसी दबा ली। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतना नेक दिल हो सकता है। दादाजी, मेरा नाम आव्या शर्मा है। आव्या का मतलब होता है सुंदरता और कोमलता टिल्डा। आव्या ने अपने बैग की पट्टियां पकड़ी और पास आकर उनके बगल में घुटनों के बल बैठ गई और मुस्कुरा दी। आव्या शर्मा, बहुत अच्छा नाम है। दादाजी जोर से हंसे, लेकिन हंसते हंसते अचानक उनकी आंखें ठहर गईं। उन्होंने एक पल सोचा और पूछा, जरा रुको। शर्मा, क्या तुम संजय शर्मा के परिवार से हो? आव्या ने आंखें घुमाकर सिर हिला दिया। हाँ, मैं हूँ। हालांकि उन्होंने कुछ देर के लिए अपनी आंखें सिकोड़ी, फिर मुस्कुराए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे याद है कि शर्मा परिवार की 2 जुड़वां बहनें हैं। तुम बड़ी बहन हो या छोटी? दादाजी ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। उसकी भौहें घनी थीं, आंखें बड़ी और त्वचा साफ। वह बेहद प्यारी थी। छोटी बहन, दादाजी, आव्या ने आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया। दादाजी ने देखा कि वह जिससे भी बात कर रही थी, उसे ध्यान से देखती थी और गंभीरता से सुनती थी। उसकी गहरी आंखें निर्मल और स्पष्ट थीं। दादाजी ने जब उसका शांत स्वभाव देखा तो सोचा कि ओह, कितनी प्यारी बच्ची है। जैसे जैसे दादाजी ने आव्या से बात की तो धीरे धीरे उनका स्नेह बढ़ता गया। दादाजी मुस्कुराने लगे। वह तो आरव की मौजूदगी ही भूल गए। उन्होंने अपना गेमिंग कंसोल उठाया और आव्या से पूछा, बच्ची, क्या तुमने इसे पहले खेला है? इसमें बहुत सारे खेल हैं। विक्की पिछली बार मेरे लिए ये लाया था। इसे खेलने में बहुत मज़ा आता है। तभी आव्या ने दादाजी से कहा कि मैंने इसे पहले कभी नहीं खेला। मैंने सिर्फ अपने भाई को इसे खेलते देखा है। आव्या की दिलचस्पी गेम खेलने के लिए और बढ़ गई। कुछ देर बाद आव्या मुंह बनाकर बैठ गई। गेमिंग कंसोल पकड़े हुए उसने स्क्रीन पर नाराजगी से देखा। उसका विमान फिर मार गिराया गया था। मैं फिर से आउट क्यों हो गई? ये खेल तो बहुत मुश्किल है। वह चिढ़ गई और दुखी होकर आरव की ओर देखने लगी, जो खिड़की के पास चुपचाप बैठे कुछ फाइल पढ़ रहा था। वे 2 अलग अलग दुनिया के प्राणी लग रहे थे। हाँ, अब तुम्हें पता चला कि मैं कितना अच्छा हूँ। दादाजी ने गर्व से कंसोल पकड़कर पॉइंट्स की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरे पॉइंट्स को हराना मुश्किल है। जैसे ही उसने दादाजी को खुद की तारीफ करते सुना तो आव्या और भी दुखी हो गई। उसने अपने होंठ फुलाए और अपना सिर घुमाया। हॉटी, क्या तुम प्लेन वॉस खेलना जानते हो? आरव ने ताली बजाकर अपनी फाइल बंद कर दी। उसने अपनी आस्तीनें झाड़ी और बिना कोई जवाब दिए शांति से खड़ा हो गया। उसने आव्या को देखते हुए कहा कि आव्या, घर चलने का समय हो गया है। आव्या, जो दादाजी के साथ खेलने में इतनी खो गई थी कि उसे समय का पता ही नहीं चला। आरव के ये कहते ही उसने अनजाने में अपना पेट पकड़ा और एहसास हुआ कि उसे भूख लगी है। उसने होंठ सिकुड़ते हुए कहा कि ठीक है। खड़ी होकर उसने आज्ञाकारी भाव से दादाजी को अलविदा कहा। दादाजी, मैं चलती हूँ। अगली बार मैं हॉटी के साथ फिर से आपसे मिलने आऊंगी। टिल्डा, तुम जा रही हो? दादाजी ने अनिच्छा से अपना गेमिंग कंसोल नीचे रख दिया। तो तुम फिर कब आओगी? हम। आव्या ने होठों के कोने थपथपाए और अचानक उंगलियां आपस में उलझा दी। तभी आव्या ने दादाजी से कहा कि दादाजी, चलो आपस में मोबाइल नंबर साझा करते हैं। अगर आपको मेरी याद आए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा और मैं समय मिलते ही आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है। दादाजी यह सुना तो वह बहुत खुश हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा कि यह तो बहुत अच्छा विचार है। दादाजी ने तकिए के नीचे से अपना फ़ोन निकाला और आव्या से नंबर साझा किया। खुशी से आव्या को देखते हुए उन्होंने अचानक अपना लाल गेमिंग कंसोल उसके हाथों में थमा दिया। बच्ची, मैं अभी अस्पताल में हूँ, तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी कोई कीमती चीज़ नहीं है। चलो, मैं तुम्हें यह उपहार देता हूँ ताकि तुम इससे खेल सको। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा खरीदूंगा।
तभी आव्या ने दादाजी से कहा कि नहीं दादाजी, यह आपके खेलने के लिए है। तभी दादाजी ने कहा कि मेरे फ़ोन में ढेरों गेम हैं। मैं विक्की से कह दूंगा कि बाद में मेरे लिए कोई और गेम ले आए, इसलिए तुम इसे ले लो। आरव ने अपना सिर पकड़ लिया और उन दोनों को उदासीनता से देखा। एक बूढ़ा बच्चा था और एक जवान लड़की। दोनों को संभालना उतना ही मुश्किल था। दादाजी को अपने चैट में जोड़ने और गेमिंग कंसोल प्राप्त करने के बाद आव्या बहुत खुश हुई और उसकी मुस्कान और भी बड़ी हो गई। बाद में मिलते हैं दादाजी टिल्डा, उसने हाथ हिलाते हुए कहा। हाँ, बाद में मिलते हैं, दादाजी खिले हुए फूल की तरह मुस्कुराए। जैसे ही उन्होंने उसकी नाजुक काया को दरवाजे से बाहर जाते देखा, उन्होंने आरव की तरफ देखा तो उनकी नज़रें संदेह से भर गईं। आरव, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अस्पताल के कमरे का दरवाज़ा कसकर बंद हो गया। दादाजी बिस्तर के किनारे पर बैठे और आंखें सिकोड़कर आरव का विश्लेषण कर रहे थे। उन्होंने अपने फ़ोन पर उस प्यारी लड़की के एनिमेटेड अवतार को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। क्या यही वो शरारती बच्ची है जिसे तुम्हारे बड़े भाई ने विक्की के लिए चुना था? कमरे में ऊपर से रोशनी पड़ रही थी, जिससे आरव की नाक पर छाया पड़ रही थी और उनका चेहरा गहरा लग रहा था। तभी आरव ने बिना बात घुमाते हुए अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, सीधे सीधे बात करिए। तुम छोटे बदमाश। दादाजी उसके ऐसे रवैया देखकर चिढ़ गए। तभी दादाजी ने कहा कि मैं क्या कहूँ? क्या तुम वही नहीं सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ? उस लड़की को तुम्हारे बड़े भाई ने चुना था। सब जानते हैं कि वो अंततः विक्की से शादी करेगी। हालांकि मुझे वह बहुत पसंद है, फिर भी तुम अपने भतीजे की होने वाली पत्नी को कैसे चुरा सकते हो? पहले तो वह लड़की के सामने ये शब्द नहीं कह सकते थे, क्योंकि इससे उसे ठेस पहुंच सकती थी। लेकिन अब अपने ही बेटे के सामने उन्हें खुद को रोकने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहते, उन्हें अचानक हंसी सुनाई दी। आरव ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और उसकी गहरी आंखें शांत थीं। तभी आरव ने कहा कि क्या उनकी सगाई पक्की हो चुकी है? उन्होंने होठों को सिकोड़ते हुए पूछा। जहां तक मुझे पता है, आव्या को विक्की पसंद नहीं है। अगर लड़की विक्की से शादी नहीं करना चाहती थी, तो मल्होत्रा परिवार उसे मजबूर नहीं कर सकता था। दादाजी ने मेज पर हाथ पटक दिए और उन्हें घूरने लगे। तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? मैंने उसे पहले तुम्हें हॉटटी कहते सुना था। तुम्हें ये सब करने में शर्म नहीं आ रही? जब अपने पिताजी को ऐसा कहते सुना तो आरव ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। उसने बिना देखे अपने पिताजी से कहा कि मैं जा रहा हूँ, उसने कहा और फिर मुड़कर हमेशा की तरह शांत और हमेशा की तरह अपने पिताजी को गुस्से से तमतमाता हुआ छोड़ गया। मैं किसी और दिन फिर आपसे मिलूंगा। तभी दादाजी ने कहा कि अरे बस कर बदमाश, चलो बात क्लियर करके जाओ। मुझे पता है कुछ तो गड़बड़ है। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें किसी से भी बेहतर समझता हूँ। उनका बेटा कब किसी के साथ इतना दयालु रहा था? दादाजी ने अपनी आवाज़ धीमी की और रुकते हुए आरव को देखा। मुझे वह बदमाश लड़की सचमुच पसंद है। हाँ, लेकिन तुम उससे उम्र में बहुत बड़े हो। वह शायद अभी छोटी है, लेकिन तुम्हें तो बेहतर पता होना चाहिए। दादाजी अभी जो ये बातें कर रहे थे वे अनुनय विनय की लग रही थी, लेकिन वास्तविकता ये थी कि दादाजी जानते थे कि एक बार उनका बेटा कोई निर्णय ले ले तो फिर पीछे मुड़ना संभव नहीं था। तो अब क्या करूं, पिताजी? आरव ने अपनी आंखों में शांति लिए हुए पीछे मुड़कर अपने पिताजी को पूछा। तभी आरव ने सोचा कि क्या उन्हें अपने पिताजी को बताना चाहिए था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, कि वह लड़की ही थी जो उनसे चिपकी हुई थी। जैसे ही दादाजी ने अपने बेटे को देखा, वह अचानक खिलखिलाकर हंसने लगे। लगता है इस नटखट लड़की का मल्होत्रा परिवार में रहना तय है, फिर चाहे वो किसी से भी शादी करे। तभी दादाजी ने आरव को देखते हुए कहा कि अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, तो एक बड़े आदमी के अपने फायदे होते हैं। वो अपनी पत्नी पर प्यार लुटाना जानता है। जब मैं तुम्हारी माँ के साथ था तब हम। अभी दादाजी अपनी बात खत्म भी नहीं की और आरव बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया।
आरव जब बाहर आया तो उसने आव्या को कहते सुना कि क्या तुम लोगों की बातें खत्म हो गईं? आव्या जो सोफे पर बैठी थी, अपने बैग को लेकर उबी हुई सी लग रही थी और एक गमले को घूर रही थी। जब उसने उस परिचित आकृति को देखा तो वह तुरंत जिंदा हो उठी और एक ऊर्जावान छोटे खरगोश की तरह आरव के पास भागी। उसने खुशी से अपना सिर उठाया और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक उठीं। आरव का गला थोड़ा सा हिला। उनकी नज़र उससे हटकर आगे देखने लगी। हाँ, चलो चलते हैं। तभी आरव ने आव्या को कहते सुना कि मुझे बहुत भूख लगी है टिल्डा। आव्या ने सिर हिलाया और उसके मुलायम बाल भी उसके साथ लहराने लगे। वह दौड़ते हुए उस आदमी के पीछे पीछे चली गई। उसने सावधानी से उसकी कमीज का कोना पकड़ लिया। जब आरव ने उसे मना नहीं किया तो उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। सड़क पर कार तेजी से आगे बढ़ने लगी। रात में ट्रैफिक बहुत कम था और सड़क पर शांति थी। आव्या कार की खिड़की से टिकी हुई थी और बाहर आती स्ट्रीट लाइटों को एकटक देख रही थी। उसकी उंगली अनजाने में शीशे पर कुछ बनाने लगी। रात ओस से भरी थी और खिड़की पर धुंध की एक परत जम गई थी। आरव ने बगल की ओर देखा तो उनकी नज़र खिड़की पर पड़ी। तो उसने देखा कि उसका हाथ गोरा था और उसकी उंगलियां कोमल थीं, क्योंकि वह जो लिख रही थी उस पर उसका ध्यान केंद्रित कर रही थी। अंत में उसने गंभीरता के साथ एक प्रेम हृदय भी जोड़ दिया। हॉटटी आव्या। हाँ, आरव ने अपना सिर हिलाया दिया और शांत रहा। जैसे ही आव्या ने लिखावट देखी, उसने अचानक खुशी से अपना फ़ोन निकाला, कार की खिड़की की तस्वीर ली और उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जैसे ही उसने फ़ोटो पोस्ट की, 2 लाइक और एक टिप्पणी आ गई, जो तान्या ने की थी। तान्या, हॉटटी, प्यार का दिल। आव्या, तुम तो बदल गई हो। क्या तुमने चुपके से कोई दूसरा कुत्ता ढूंढ लिया है? आव्या ने तान्या का वर्ड दोहराया। कुत्ता। आव्या ने चोर की तरह अपना फ़ोन छिपा लिया। उसकी गहरी आंखें चुपके से बगल में बैठे आदमी को देख रही थीं। लंबे, मजबूत, संयमी और आकर्षक आदमी को। अगर वह कुत्ता था, परंतु वह सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली भेड़िया जैसा था। Thank you for listening to part 2. I hope the narration brought you comfort, clarity, and a peaceful storytelling experience. If you enjoyed this chapter, don't forget to stay connected. Like, comment, and join us again for the next part of the journey. Your support means the world. Until then, stay calm, stay relaxed, and keep listening on the Story Station.